एक्सरसाइज नंबर 1, नाउन एंड वर्ब, पार्ट फर्स्ट। अब देखें, जो पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स जो भी मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं गोल्डन रूल्स की, मैंने नाउन और वर्ब की जो रूल्स हैं वो आपको पढ़ाए हैं। अब उसकी बिना पर ये जो एक्सरसाइज है ये उसी के उन्हीं रूल्स के ऊपर मबनी है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये जो सेंटेंस हैं ये आप दुरुस्त कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। अगर आप वो नहीं फॉलो की तो आप वो सारे रूल्स स्टडी करें। इंशाल्लाह आपको ये नाउन और वर्ब के जो रूल मैंने बताए हैं, बहुत आसान अल्फाज में बताए हैं। ये गोल्डन इंग्लिश रूल है, ये करेक्ट इंग्लिश लिखने के रूल हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट करने के रूल हैं और इडियोमेटिक इंग्लिश यानी कि एक अच्छी इंग्लिश लिखने के रूल हैं। तो ये मैंने पढ़ा दिए। अब आज हम इनको ये एक्सरसाइज नंबर 1 जो है ना, नाउन और वर्ब की सॉल्व करेंगे। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हिंट्स वाहिद फेल के साथ, वाहिद और जमा फेल के साथ जमा लगाएं। देखिए, वाहिद फेल सब्जेक्ट वाहिद हो तो फेल भी वाहिद, अगर सब्जेक्ट जमा हो तो फेल भी जमा, वर्ब यानी कि प्लूरल आएगा। ईच वन ऑफ देम वर हैप्पी। अब हमने ईच सबसे पहले देखे ना, हिंट देखें। हिंट क्या होता है? इशारा, क्लू, यानी कि वे उसमें एक बात होती है, मेन बात, मेन पॉइंट होता है, वो आपने तलाश करना है। अब हमने ईच का एक असूल पढ़ा है कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के तौर पर आए तो वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। अब देखो, मेरे बताने की जरूरत भी नहीं, आप दुरुस्त ठीक कर लेंगे। ईच वन ऑफ देम वाज हैप्पी आएगा, ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ अस लाइक द आइडिया। अब देखो, हमने नन के बारे में ये रूल पढ़ा है, जब भी ये सेंटेंस के शुरू में आए और सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो तो हमेशा फेल क्या होता है? ये सिंगुलर लेता है। तो यहां पर लाइक लगा हुआ है तो सिंगुलर फेल बनेगा एस या एस के इजाफे के साथ। नन ऑफ अस लाइक्स द आइडिया, अब यहां पर लाइक्स आएगा। ईदर ऑफ द टू बॉयज हैव रेड देयर बुक। अब देखो, दो में से एक। अब हमने इधर का ईच, एवरी, ईदर, नीदर का हमने एक रूल पढ़ा है कि जब भी ये सब्जेक्ट के तौर पे जुमले में आए या सेंटेंस में आए तो फिर हमेशा वर्ब क्या होगा? ये क्या लेगा? ये हमेशा क्या लेगा? सिंगुलर। और क्योंकि ये सिंगुलर ही होते हैं। ईदर ऑफ द टू बॉयज के दो लड़कों में से हर एक ने, हैव रेड पढ़ लिया है, देयर लेसन, या देयर नहीं आएगा, हीज आएगा, क्योंकि जब लड़कों का जिक्र आया है तो ईदर का जिक्र आया, तो ईदर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ये फाइल है, और ये मेल के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जो ही होता है तो उसकी जो पॉजिटिव केस होती है वो हिज होती है। अब यहां पर टू गर्ल्स होता तो हर लगाते। इस तरह इस सेंटेंस में दो मिस्टेक्स हैं। ईदर ऑफ द टू बॉयज हैज रेड हिज लेसन। ही गो टू स्कूल ऑन फुट, ये तो सिंपल सा है, ही के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा होगा। ही गोज टू स्कूल ऑन फुट। तारिक एज वेल एज असद आर माई फ्रेंड। अब देखो, एज वेल एज और विद का रूल पढ़ा है आपने कि एज वेल एज और विद के साथ जब दो सब्जेक्ट, दो वर्ड आ जाएं तो पहले के मुताबिक क्या होगा? फेल लगेगा। तारिक एज वेल एज असद। अब तारिक सिंगुलर है तो इज माई फ्रेंड आएगा। देखो ना, पंजाब यूनिवर्सिटी 2013 में जब ये एग्जाम होते थे ना, 2013 या उससे पहले पहले जो एग्जाम होते थे, ये उस वक्त बीए के जो एग्जाम होते थे खास तौर पर ये कंपोजिट होता था। और उसमें क्या है कि उसमें जो बीए की इंग्लिश बहुत वसी होती थी और 200 में से 66 मार्क्स लेने होते थे। दो पेपर होते थे, पेपर ए, पेपर बी। पेपर ए होता था जो बुक्स पे होता था, पेपर बी टोटल ग्रामर का होता था, और दोनों को मिलाकर 66 मार्क्स लेने थे। मेरे उस वक्त 105 मार्क्स आए थे 200 में से, और ये बहुत ही मतलब एक कहते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाती है। तो 105 नंबर मैंने लिए थे उस वक्त, और मैंने यही बुक स्टडी की थी टू द पॉइंट, और इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था और कई बार पढ़ा था, और ये रूल आज भी मुझे याद है। और इसीलिए
मैं अपने जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, अपने दोस्त अहबाब हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको यही सजेशन दूंगा, ये जो मेरी सीरीज चल रही है टू द पॉइंट की, इनको पढ़ें। अपने तमाम करीबी जो दोस्त बहन भाई जो भी इंग्लिश स्टडी करना चाहते हैं उनको ये मेरा यूट्यूब चैनल अली एकेडमी उनको फॉरवर्ड करें और उनको सब्सक्राइब करवाएं और उनको कहें कि इनको स्टडी करें। अगर सब्सक्राइब ना भी करें तो वो एक अलग चीज़ है, ये हौसला अफजाई के लिए होता है, लाइक करना हौसला अफजाई होता है। तो ना भी करें तो इनको पढ़ें अगर आपने अपनी ग्रामर दुरुस्त करनी है। तो मेरे 105 आउट ऑफ 200 200 में से 105 मार्क्स आए थे। ये उस वक्त बहुत बड़ी चीज समझी जाती थी इतने मार्क्स आना, और 105 मार्क्स की बिना पर फिर मैंने एम इंग्लिश किया था। तो इसीलिए मैं अपने दोस्तों को कहता हूं कि यहाँ पर जो लफ्ज आया ना पंजाब PU लिखा पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो ये एग्जाम बहुत मुश्किल होता था BA का एग्जाम पास करना। अब तो सेमेस्टर वाइज हो गया है, अब तो कहते हैं कि पहले 1 ईयर प्रोग्राम हो गया था, अब सेमेस्टर वाइज हो चुका है, तो अब आसानी हो गई है। पहले कंपोजिट होता था, 4 के 4 सेमेस्टर या 2 साल का एक साथ एग्जाम देना होता था। तो उस वक्त 66 मार्क 66 मार्क्स लेना भी बमुश्किल ही है, नहीं क्या 100 तो क्रॉस होता ही नहीं था, शाज़ो नादर लोगों का या स्टूडेंट्स का पास होता था। तो मेरा जो है ना ये 105 मार्क्स लेना, आप कह सकते हैं कि मैंने यही बुक पढ़ी थी और यही चीज़ आज मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी पढ़ें और आगे फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हौसला अफजाई के लिए, और खुद अपनी ग्रामर दुरुस्त करें। शुक्रिया। सेंटेंस नंबर है 6। नीदर अजीज नार हबीब हैव डन देयर वर्क। नीदर अजीज नार हबीब। अब देखो नीदर का आपने ईच एवरी नीदर इधर का एक असूल पढ़ा है, रूल पढ़ा है। वो क्या है? ये कि अगर ये सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो फिर क्या होगा कि हमेशा फेल जो है क्या लेते हैं, ये सिंगुलर लेते हैं। नीदर अजीज नॉट हबीब हैज डन हिज वर्क आएगा, हैज डन हिज वर्क, क्योंकि ये नीदर इधर हिज इधर और एवरी ईच ये हमेशा ये ही शी इनकी जगह इस्तेमाल हो सकता है, और इसको हमेशा मुज़क्कर मैस्कुलिन पढ़ा जाता है, तो इसके लिए हिज आएगा। और इधर नीदर के एक रूल पढ़ा है कि इधर नीदर आ जाए तो बाद वाले के मुताबिक वर्ब लगता है। तो यहाँ हबीब है तो हबीब क्या आएगा, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन है, तो हैज डन आएगा, हिज वर्क आएगा। अ वाइट एंड ब्लैक डॉग आर लाइंग इन द स्ट्रीट। अ वाइट एंड ब्लैक डॉग इज लाइंग इन द स्ट्रीट। अब आप सोच रहे होंगे कि एंड के साथ जब दो नाउन मिल जाएं तो प्लूरल ये वर्ब तो इसका प्लूरल आना चाहिए, लेकिन आपने एक रूल पढ़ा है कि आर्टिकल ए जो है अगर दो नाउन के साथ एक आर्टिकल लगे तो वो एक ही नाउन होता है। अब इसका मतलब क्या बनेगा, अ वाइट एंड ब्लैक डॉग, कि एक ही कुत्ता है, एक ही डॉग है, उसके रंग दो हैं व्हाइट एंड ब्लैक, लेकिन बात एक डॉग की हो रही है। अ वाइट एंड ब्लैक डॉग के एक स्याह सफेद कुत्ता गली में लेटा हुआ है, इज लाइंग आएगा। टाइगर्स लिव्स अपॉन देयर प्रे। अब यहां पर एक बात याद रखें, यहां पर टाइगर्स लिव अपॉन इट्स प्रे, जानवरों के लिए इट्स इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये अगर इसको मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल करें तो हिज प्रे आएगा, तो ऐसे ये दुरुस्त होगा। अब यहां पर आप कहेंगे सर ये तो टाइगर्स लिखा हुआ है, लिव्स अपॉन देयर प्रे, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो यहां पर ये जो है लिव आएगा, क्योंकि ये टाइगर की जमा टाइगर्स होता है, तो इसके साथ एस का इजाफा नहीं लगता, लिव अपॉन देयर प्रे आएगा। क्या आएगा? देयर प्रे, ये करेक्ट है। टाइगर्स लिव, यहां पर सिर्फ एस कटेगा और क्या आएगा? अपॉन देयर प्रे, करेक्ट सेंटेंस ये बनेगा। अरशद एज वेल एज हिज 4 फ्रेंड्स वर प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम। अब देखो अरशद एज वेल एज, अब एज वेल एज और विद का रूल पड़ा है कि ये हमेशा पहले लफ्ज के मुताबिक इसका वर्ब लगेगा। तो अरशद और उसके 4 साथी, अब यहाँ पर 4 फ्रेंड्स लगाकर आप कंफ्यूजन का शिकार होंगे और वर्ब लगा देंगे या कोई और मतलब इसके साथ मीनिंग लगा लेंगे, कहेंगे जुमला तो दुरुस्त है, लेकिन आपने एक रूल पढ़ा है, रूल के हिसाब से एज वेल एज में जो पहले आता है उसके मुताबिक वर्ब लगता है, तो यहाँ पर वाज प्लानिंग टू विजिट दी म्यूजियम आएगा। अ नंबर ऑफ बॉयज इज एब्सेंट। अब देखो आपने एक रूल पढ़ा है, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ आ जाए तो इसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आएगा,
द नंबर ऑफ आ जाए तो इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। अब ये दो तरीके से दुरुस्त होगा जुमला। आ नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट, क्योंकि ये आ नंबर ऑफ आ गया तो प्लूरल वर्ब आ गया। अगर ए को काट देंगे, यहां पर द नंबर ऑफ बॉयज लिख देंगे, फिर ये सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, दुरुस्त है। यहां पर द नंबर ऑफ बॉयज इज एब्सेंट, ये दुरुस्त है। आ नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट, ऐसे दुरुस्त होगा। इल न्यूज रन्स अपेस, कि बुरी खबर जल्दी फैलती है। इल न्यूज, अब न्यूज जो है खबर, न्यूज की जमा न्यूज ही होती है, तो फिर क्या आएगा कि इल न्यूज रन्स अपेस, यहां पर रन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा होगा। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। अब देखो टीचर एज वेल एज के साथ पहला वर्ड टीचर लगा है, तो फिर क्या आएगा, वाज प्रेजेंट ऑन दी ओकेजन, यहां पर वर्क की जगह वाज आ जाएगा। एवरीबॉडी नो दैट वार इज अ टेरिबल थिंग। अब ईच, एवरी, इधर, नीदर जब शुरू में आ जाए तो फिर क्या होगा, ये वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं। अब नो लगा हुआ है तो एवरीबॉडी नोज आएगा, एस की इजाफा हो जाएगा। दैट वार इज अ टेरिबल थिंग, हर एक जानता है कि जंग जो है ना खौफनाक चीज है। इफ समवन फील्स इल, अगर कोई महसूस करता है कि वो बुखार है, दे शुड गो टू सी डॉक्टर, तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब यहां पर समवन, एक बंदे की बात हो रही है। इफ समवन फील्स इल, अब यहां पर क्लू भी दे दिया, समवन के साथ वर्ब लगा है, उसके साथ फील लगा है, फील एस का इजाफा लगा है, तो इसका मतलब है सिंगुलर बंदे की बात हो रही है। तो यहां पर दे लगा है, ये इनकरेक्ट लगा है, इसकी जगह पर लगाएंगे ही या शी। तो आपने ही को ज्यादा प्रेफर करना है, ही शुड गो टू सी अ डॉक्टर। नीदर ऑफ दीज 10 बॉयज हैज फेल्ड। अब नीदर का आगे आपने रूल का पता है कि नीदर ऑफ 10 बॉयज हैज फेल्ड, ये इनकरेक्ट है, यहां पर नीदर की गलती है। नीदर की क्या गलती है, नीदर हमेशा दो में से कोई भी नहीं, लेकिन यहाँ 10 बॉयज आया तो 10 के लिए इस्तेमाल होगा कि 3 या 3 से ज्यादा लोगों की बात हो तो नन आएगा। नन ऑफ दीज 10 बॉयज हैज फेल्ड, नन ऑफ दीज 10 बॉयज हैज फेल्ड। एक्सरसाइज नंबर 2, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को हम करेक्ट करेंगे। मैंने नाउन और वर्ब्स के जो रूल्स बताए हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल अली एकेडमी पर, तमाम रूल्स और इनके लेक्चर जितने भी हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। जो पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो उनको इन रूल्स का पता भी होगा, और ये सेंटेंस सॉल्व करते हुए उनको कुछ रूल्स भी याद आएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। और साथ साथ में मैं बताता जाऊंगा और दोहराई होती जाएगी, ये रिवीजन हो जाएगी आपकी। नीदर द मिनिस्टर्स नॉर द किंग डिजर्व टू बी प्रेज्ड। अब इस सेंटेंस में मिस्टेक देखिए कौन सी है, ये इनकरेक्ट है, करेक्ट करना है। हमने एक रूल पढ़ा था कि ईच, एवरी, नीदर, नॉर, इधर, आर, और ये अगर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हों तो फिर क्या होंगे, ये प्लूरल, ये जो वर्ब है ये सिंगुलर लेंगे। नीदर द मिनिस्टर नॉर द किंग डिजर्व्स टू बी प्रेज्ड। इसी के बारे में हमने एक और रूल पढ़ा था कि नीदर, नार और इधर, आर, इसमें जो सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे, जो वर्ड इस्तेमाल होंगे, इसमें बाद वाले के बाद जो नार के बाद आएगा या आर के बाद आएगा उसके मुताबिक वर्ब लगेगा। अब यहां पर द किंग इस्तेमाल हुआ है, बादशाह सिंगुलर नाउन है, तो डिजर्व्स आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा होगा। नीदर द मिनिस्टर्स नॉर द किंग डिजर्व्स टू बी प्रेज्ड। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर ब्लाइंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ब्लाइंड। हाँ, ये जो वन था, सम वन, ये जब इस्तेमाल होता है फिक्रे के शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे या फिक्रे के शुरू में आ जाए तो हमेशा वर्ब जो है ये सिंगुलर लेता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ब्लाइंड, आर नहीं आएगा, इज ब्लाइंड आएगा। मेरे दोस्तों में से एक अंधा है। नंबर 3 है मिस्टर जाहिद विद, ये विद है, विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव हेयर।
अब यहाँ पर विद और एज वेल एज का रूल फॉलो हुआ है। विद और एज वेल एज का रूल ये था कि जब ये फिक्रे में इस्तेमाल हो तो वर्ब जो है पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा। अब यहाँ पर मिस्टर जाहिद के मुताबिक सब्जेक्ट लगे वर्ब लगेगा। अब ये जो लिव लिखा हुआ है यहाँ पर लिव्स आ जाएगा, एस का इजाफा हो जाएगा। तो मिस्टर जाहिद विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव्स हियर। नंबर 4 है एवरी वन ऑफ देम वांट टू गो टू सी। अब दोबारा फिर एवरी, ईच, नीदर, नार, ईदर, ये अगर शुरू में आ जाए सब्जेक्ट के तौर पे तो फिर फेल क्या होगा, सिंगुलर होगा। एवरी वन ऑफ देम वांट्स टू गो टू सी, यहां पर एस का इजाफा होगा वांट्स के साथ, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा। स्लो एंड स्टेडी विंस दी रेस, अब यहां पर विन के साथ एस का इजाफा होगा। अब यहां पर एक बात आपके जहन में आएगी, स्लो एंड स्टेडी जो है ना इसके एंड के साथ मिले हुए। सबसे पहली बात तो इनके साथ आर्टिकल नहीं लगा हुआ। अच्छा, आर्टिकल भी ना हो तो ये एक प्रवर्ब है कि इंसान जो है ना आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि अपनी जंग जीत लेता है। तो चलता जाए, अगर मुस्तकिल मिजाजी से काम करता जाए तो क्या होता है, रेस जीत लेता है। तो ये एक प्रवर्ब है और प्रवर्ब जैसी होती है वैसी ही लिखी जाती है। तो वर्ब जो प्रवर्ब है वो दुरुस्त ये है, ज़रबुल इमसाल स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, एस का इजाफा था। कॉफी एज वेल एज मिल्क वर सर्व टू द गेस्ट। अब यहां पर देखो आपको समझ आ जाएगी, कॉफी एज वेल एज और विद का जो रूल है वो ये है कि पहले वर्ड या सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगेगा। तो यहां पर कॉफी है, कॉफी एज वेल एज मिल्क वाज आएगा। कॉफी सिंगुलर है तो वाज आएगा। ईदर ऑफ दीज टू हाउस आर टू लेट। अच्छा, ईदर वही ईदर, आर नीदर नार, या एवरी शुरू में आ जाए तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। और ईदर हमेशा दो के लिए इस्तेमाल होता है। ईदर ऑफ दीज टू हाउसेज, ये तो दुरुस्त है यहां तक, लेकिन इज टू लेट आएगा, आर की जगह इज आएगा। ही आर शी इज अ थीफ। अब देखो ही आर शी इज अ थीफ। अच्छा, हमने एक रूल पढ़ा द रेस्ट ऑल, ये अगर सिंगुलर के साथ इस्तेमाल हो तो इनका वर्ब सिंगुलर होगा। अगर ये प्लूरल के साथ इस्तेमाल हो तो वर्ब इनका प्लूरल होगा। लेकिन यहां पर एक चीज मिसिंग है, यहां पर ईदर शुरू में आ जाएगा, ईदर ही आर शी इज अ थीफ। इसका असल ये बन सकता है, अगर इसका दूसरे तरीके से बनाए कि और का इस्तेमाल करें तो दोनों ये के सिंगुलर हैं, तो इसीलिए फिर क्या आएगा, इसके साथ आर आएगा। तो ही आर शी इज अ थीफ, ये इनकरेक्ट है। यहां पर आएगा इसके साथ ईदर, क्योंकि ईदर के साथ ये मुनासिब लग रहा है। ईदर आर, ये दोनों कॉम्बिनेशन है इनका, ये इस्तेमाल होता है। तो इस सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस ये होगा, ईदर ही आर शी इज अ थीफ। हिज फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैव लेफ्ट द रूम। हिज फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, ये एक ही बंदा है, वो दोस्त भी है और बेनिफैक्टर भी है, मोहसिन भी है, एहसान करने वाला। तो हैज लेफ्ट द रूम आएगा यहां पर, हैज लेफ्ट। 2 and 2 मेक्स 4, अब ये इनकरेक्ट है। देखो दो नाउन जो है ना एंड के साथ मिल जाएं तो वर्ब जो है ना प्लूरल लेते हैं। 2 and 2 मेक 4 आएगा। सेंटेंस नंबर 11 है, नीदर प्लेयर नार प्रॉफिट आर टू बी डिराइव्ड फ्रॉम सच अ बुक। तो नीदर का हमने पहले पढ़ा है, नीदर नार, ईदर आर, या नीदर ईदर और ईच एवरी जब फिक्रे के शुरू में आ जाएं और सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो तो उनके साथ क्या आएगा, ये वर्ब जो है सिंगुलर आएगा। अच्छा, नीदर नार और ईदर आर का एक रूल आपने पढ़ा है कि हमेशा बाद वाले के मुताबिक वर्ब लगेगा। अब यहां पर प्रॉफिट का इस्तेमाल हुआ है, नीदर प्लेयर नार प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है ना सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है। इज टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम अ सच बुक आएगा। The long and short of the matter were that he have failed the examination। यहां पर वर्क की गलती है, यहां पर वाज आएगा। क्यों आएगा, the long। अब देखो हमने आर्टिकल पढ़ा है कि अगर ये द लॉन्ग एंड द शॉर्ट होता तो ये दो लफ्ज बन जाते, फिर ये वर्ड दुरुस्त था। यहां पर द लगा के द शॉर्ट फिर भी दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन द लॉन्ग एंड शॉर्ट ये एक फ्रेजल वर्ब है या आप कह सकते हैं इडियम है। तो ये इसका मकसद होता है किस्सा मुख्तसर,
ठीक है, क्या था कि दैट ही फेल्ड इन एग्जाम, जो इम्तिहान में नाकाम हो गया। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर वाज दैट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वाज आएगा। नन ऑफ द बॉयज वर नॉटी। अब देखो नन के बारे में आपने पढ़ा है कि नन अगर फिक्रे के शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो और 3 या 3 से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल हो तो फिर क्या होगा, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। यहां पर नन ऑफ द बॉयज वाज नॉटी आएगा। वन ऑफ द कैट्स स्क्रैच द चिल्ड्रन। अब वन आ गया है, वन शुरू में आ जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर ये वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसे इसका इजाफा होगा, ये सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। वन ऑफ द कैट्स स्क्रैचेस दी चिल्ड्रन। अच्छा, बच्चों को क्या किया उसने, जख्मी कर दिया, बिल्लियों में से एक ने पंजा मारा और बच्चा जख्मी हो गया। एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर आर स्ट्राइप्ड ऑफ द ट्री। अब यहां पर आप एक बात ध्यान में आएगी कि एंड के साथ 2 लफ्ज मिले हुए हैं कि एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर के हर पत्ता और हर फूल, फिर तो यार दुरुस्त है, लेकिन हमने एक ईच और एवरी का रूल ही पढ़ा है कि ईच एवरी फिक्रे के शुरू में आ जाए तो फिर वर्ब क्या होगा, चाहे एंड के साथ ही मिल जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। इसका सेंटेंस करेक्ट ये होगा, एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर इज स्ट्राइप्ड ऑफ द ट्री। इधर ही आर आई आर राइट, इधर आर और नीदर नार का रूल पड़ा है कि बाद वाले सब्जेक्ट के मुताबिक या वर्ड के मुताबिक फेल लगेगा, तो इधर ही आर आई के साथ ऐसा हमेशा एम आता है, एम राइट, इधर ही आर आई एम राइट। ईच ऑफ द बॉयज गेव देयर ओन वर्जन ऑफ द इंसिडेंट। ईच ऑफ द बॉयज के लड़कों में से हर एक ने गेव देयर ओन वर्जन ऑफ द इंसिडेंट। अब यहां पर देखो ना, यहां पर ईच इस्तेमाल हुआ है कि हर एक, लड़कों में से हर एक, ईच शुरू में आ गया तो क्या हो गया कि वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक पॉजिटिव केस इस्तेमाल हुई है, देयर। ये देयर जो है ना, ये हिज में तब्दील हो जाएगी, HIS हिज, क्योंकि बॉयज का जिक्र है तो बॉयज के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे कि बॉय लड़का होता है, एक के लिए ही इस्तेमाल करेंगे तो उसकी पॉजिटिव केस क्या है, हिज है। ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से हर एक ने, गेव दी हिज ओन वर्जन ऑफ द इंसिडेंट, के इंसिडेंट के बारे में क्या चीज, एक राय दी, अपनी राय दी। दी नोटेरियस 80 नंबर है, डेकोएट विद हिज फॉलोअर्स। अब विद का जो रूल आपने पढ़ा है कि विद और एज वेल जब आ जाए तो पहले के मुताबिक क्या लगेगा, इसका वर्ब लगेगा। द नोटेरियस डेकोएट विद हिज फॉलोअर्स हैज एस्केप्ड, यहां पर क्या आएगा, हैज एस्केप्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है, द ज्यूरी वर यूनानिमस इन देयर वर्डिक्ट। अब देखो यहां पर द ज्यूरी के, ज्यूरी कहते हैं जजों के अमले को। देखो जब ये जो द ज्यूरी है ये सिंगुलर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा, ये सिंगुलर नाउन के तौर पे, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है। और द ज्यूरी वाज यूनानिमस, कि ज्यूरी जो है ना मुत्तहिद हो गई इन हिज वर्डिक्ट या इट्स वर्डिक्ट, यहां पर आ जाएगा क्योंकि देयर भी जो है ना ये प्लूरल है तो फिर ये भी सिंगुलर हो जाएगा। द ज्यूरी वाज यूनानिमस इन हिज वर्डिक्ट या इट्स वर्डिक्ट, ये दुरुस्त हो जाएगा। ये द ज्यूरी जो होती है ये कलेक्टिव नाउन है और ये पूरी ग्रोह की नुमाइंदगी कर रही है कि तमाम जजों ने मिलकर, ठीक है, क्या किया कि अपनी राय दी। द ज्यूरी वाज यूनानिमस इन हिज वर्डिक्ट या इट्स वर्डिक्ट। अच्छा, ये एक और बात याद रखें, जैसे कि हम लिखते हैं द डॉग इज फेथफुल एनिमल, इसका मतलब है, आप देखो द डॉग इज लिखा है तो इसका मतलब है कि डॉग जो है ना कुत्ता वफादार होता है। तो ये कुत्ते एक ही बात नहीं किया जाए कि एक डॉग जो है ना पूरी ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहा होता है, द डॉग इज फेथफुल एनिमल। हम ये तो नहीं लिख सकते द डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, ये भी दुरुस्त है, लेकिन द डॉग इज फेथफुल एनिमल लिखते हैं तो इसका मतलब भी पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी होता है। तो ज्यूरी जो है ना पूरे जजों की या जजेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो फिर ये ग्रुप बनाकर क्या कर रहे हैं कि ये कलेक्टिव नाम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि टीम है, एक लफ्ज टीम, तो वो भी ऐसी है, तो ज्यूरी ये भी ऐसी है। तो ये वाज यूनानिमस इन इट्स या हिज वर्डिक्ट, ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होगा। मैनी आ मैन आर किल्ड इन द बैटल,
मैनी आ मैन, ये तो दुरुस्त है। इसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगा। मैनी आ मैन इज किल्ड आएगा इन दी बैटल, यहां पर इज आएगा, एक ही मिस्टेक है। लेकिन अगर मैनी आ, क्योंकि हमने मैनी आ इसकी करेक्शन करनी है, तो फिर तो आएगा मैनी आ मैन इज किल्ड इन दी बैटल, दुरुस्त हो जाएगा। अगर आपने मैनी की करेक्शन करनी है तो मैनी के साथ अगर ए को हटा दें, फिर सेंटेंस ऐसे बनेगा मैनी मैन आर किल्ड इन द बैटल। अब यहां पर देखो दो तरीके से ठीक होगा, मैनी आ मैन इज किल्ड इन द बैटल, इस तरह करेक्ट होगा, या मैनी मैन आर किल्ड इन द बैटल, इस तरह ठीक होगा। कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड एज प्लूरल, इसमें जमा को बतौर जमा इस्तेमाल करते हैं। सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट आर प्लूरल इन यूज, बाज इस्म देखने में वाहिद मालूम होते हैं लेकिन इस्तेमाल करते वक्त इनके साथ फेल जमा लगता है, यानी कि वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। कैटल मवेशी, पीपल लोग, शीप भेड़ जानवर को कहते हैं, जेंट्री शोरफा, पोल्ट्री मुर्गियों का फार्म, पब्लिक पुलिस कमेटी, वर्मिन कीड़े मकोड़े, फोक क्लर्जी, ऑडियंस हाजरीन वगैरह। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कलेक्टिव नाउन्स क्रू जहाज का अमला, फैमिली खानदान, टीम टीम को कहते हैं, कैन टेक अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और प्लूरल भी, ये तीन वर्ड याद रख लें, क्रू फैमिली टीम, ये सिंगुलर भी लेते हैं और प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। लेकिन कहां कहां इनका इस्तेमाल सिंगुलर होता है, कहां प्लूरल, वो देख लेते हैं। सिंगुलर कहां पर इस्तेमाल होता है, इफ वी कंसिडर द वर्ड टू मीन अ सिंगल ग्रुप ऑफ यूनिट, क्या होता है जब हम इसको सिंगल ग्रुप ऑफ यूनिट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एज अ होल इस्तेमाल करते हैं इसको। सिंगुलर, आवर टीम इज द बेस्ट ऑफ ऑल, यहां पर टीम का मतलब है मुख्तलिफ खिलाड़ियों का मजमुआ जिनमें इत्तेहाद और नज्म ज़ब्त की वजह से वहदत का तासुर बढ़ता है, यानी 11 खिलाड़ी एक होने का तासुर देते हैं, जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यानी कि जब ये सिंगल ग्रुप या यूनिट के तौर पर इस्तेमाल हो, बहुत सारे उसमें नाउन शामिल हो लेकिन वहदत का तस्वर, वननेस का कंसेप्ट हो, तो फिर ये क्या होगा, इसमें जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर होगा। और प्लूरल कब होता है वो देख लें कि आवर टीम्स आर वियरिंग देयर न्यू जर्सीज, के तमाम जो खिलाड़ी हैं हमारी टीम के उसने क्या किया, नई जर्सीज पहनी हुई हैं, तो मतलब यह कहने का है कि अलग अलग खिलाड़ियों की तरफ इशारा है। माई फैमिली आर वेरी एंग्री विद मी, तो यहां पर यह है कि हर खानदान का फर्द जो है ना वो नाराजगी का इजहार कर रहा है। द एवरेज फैमिली हैज 4 मेंबर्स, अगर एक ही खानदान मुराद हो तो फिर क्या आएगा, फिर वो सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन अलग अलग फैमिली का जो तस्वर होता है उसके लिए क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। अब यहां पर देखो, द एवरेज फैमिली हैज 4 मेंबर्स, के एवरेज फैमिली के 4 मेंबर्स होते हैं, और यहाँ पर फैमिली जो है ना कि मुझसे नाराज हुई, तो इसका मतलब है कि फर्द, घर का फर्द, हर फर्द नाराज हुआ, यहां पर इसका मतलब ये बनेगा। अगर इन वर्ड्स ये कलेक्टिव नाउन्स एज अ होल और सिंगल ग्रुप या यूनिट के तौर पे इस्तेमाल हो तो फिर क्या आएगा, ये वर्ब सिंगुलर लेंगे। अगर अलग अलग मुराद लिए जाएं तो फिर क्या आएगा, प्लूरल वर्ब होगा। सॉल्व एग्जाम्पल, दीज कैटल्स आर माइन, दीज कैटल आर माइन, कैटल की जमा और वाहिद शक्ल कैटल ही होती है, इसलिए दीज कैटल आएगा। दिस कैटल इज माइन, दिस काउ इज माइन, ये दुरुस्त है, या दीज कैटल आर माइन, यहां पर दिस की जगह दीज कर देंगे क्योंकि कैटल प्लूरल कलेक्टिव नाउन है, तो फिर दीज कैटल और यहां इसकी जगह आर लिख देंगे, आर माइन। द वर्मिन इज वार्मिंग,
द वर्मिन आर स्वार्मिंग, कीड़े मकोड़े रींग रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या आएगा? द वर्मिन हमने पढ़ा है कलेक्टिव नाउन है और जमा लेता है वर्ब प्लूरल। द ओल्ड फोक हैज गॉन, द ओल्ड फोक हैव गॉन, यानी कि पुराने लोग चले गए हैं, तो फिर यहां पर क्या आएगा? हैव गॉन आएगा। Note, but a collective noun takes a singular verb when the collection is thought of as a whole and plural verb when the individuals are thought of. नोट, इसमें जमा जब अकाई की हैसियत से इस्तेमाल हो तो फेल वाहिद इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सिंगल ग्रुप हो, यूनिट हो, एज अ होल इस्तेमाल हो। अगर इसमें जमा से मुराद अलहदा अलहदा अफ़आल या मकासिद हो तो इसे बतौर जमा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इंडिविजुअली तौर पे इस्तेमाल हो तो फिर क्या आएगा? इसको इसका जो है ना वर्ब प्लूरल आएगा, यानी इसके साथ फेल जमा लगाएं। मसलन द कमेटी इज डिवाइडेड ऑन द इशू, द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन द इशू, द कमेटी हैव डिसाइडेड द इशू, द कमेटी हैज डिसाइडेड द इशू। अब एक ही वर्ड है द कमेटी, इसके दो मुख्तलिफ वर्ब लगे हैं, एक में सिंगुलर वर्ब लगा है, प्लूरल वर्ब लगा है, एक में सिंगुलर वर्ब लगा है। अब देख लेते हैं क्यों लगे हैं। आगे आ जाएं। द jury have decided the case in his favor, the jury has decided the case in his favor। अब आ जाए फिक्रा नंबर 1, कमेटी वाला जो फिक्रा है। द कमेटी का लफ्ज बतौर जमा इस्तेमाल हुआ है क्योंकि कमेटी के अफराद में इख्तलाफ की बिना पर मसला हल नहीं हुआ। फिक्रा नंबर 1 क्या था देख लें। कमेटी इज डिवाइडेड ऑन द इशू। अब देखो कमेटी आर डिवाइडेड ऑन द इशू, क्योंकि कमेटी का इस इशू पर क्या हो गए? राय मुख्तलिफ होगी हर एक की, तो ये डिवाइडेड हो गए, ये प्लूरल इस्तेमाल होंगे। लेकिन द कमेटी हैव डिसाइडेड द इशू, जब सब ने मिलकर फैसला कर लिया तो हैज डिसाइडेड आएगा, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। फिक्र नंबर 1, कमेटी का लफ्ज बतौर जमा इस्तेमाल हुआ है क्योंकि कमेटी के अफराद में अख्तलाफ की बिना पर मसला हल नहीं हुआ। पहले फिक्रे में कमेटी के अफराद अलहदा अलहदा राय रखते हैं, जबकि दूसरे फिक्रे में लफ्ज कमेटी को वहदत यानी कि वननेस, यूनिट या सिंगल ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहां इन तमाम अफराद ने मिलकर यानी एक होकर मसला हल कर लिया है। फिक्रा नंबर 1 में फेल जमा इस्तेमाल किया गया है, इसके जगह आर इस्तेमाल हुआ है, जबकि दूसरे फिक्रे में वादत के तासुर की बिना पर फेल वाहिद इस्तेमाल हुआ, यानी कि हैव की जगह हैज इस्तेमाल हुआ है। नोट, जब लफ्ज पीपल को कौम के मफहूम में लिखा जाए तो इसकी जमा पीपल्स होगी, यानी कि कौम के मतलब में आए, जैसे कि पाकिस्तानी पीपल्स, ये कौम है, तो फिर क्या आएगा? तो ये कौम के तौर पे इस्तेमाल होगा, तो फिर इसकी जमा पीपल्स आएगा। Nouns with the same form in singular or plural. These are some nouns which have the same form for the plural as for the singular. मंदरजा झैल इसम वाहिद और जमा एक ही शक्ल में आते हैं, यानी इन अल्फाज की जमा नहीं बनती, इनके साथ फेल वाहिद और जमा लफ्ज की मुताबिकत के साथ आते हैं। मतलब यह है कि फेल ये वाहिद और जमा इनकी एक ही होता है, एक ही वर्ड होता है, इनकी जमा नहीं बनती। लेकिन जो फिक्र की मुनासबत होगा, अगर एक ही बात हो रही हो तो फिर आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है, अगर इसमें ज्यादा की बात हो रही हो तो आपने प्लूरल वर्ब लगाना है। नेम ऑफ एनिमल्स, सबसे पहले डेयर, शीप, फिश, इनकी जमा यही है, डेयर, शीप, फिश। नेम ऑफ नंबर्स, योक, योक का मतलब होता है ऑफ ऑक्सन, बेलों की जोड़ी। ब्रेस ऑफ बर्ड्स, परिंदों का जोड़ा। 100, 100 या सैकड़ा। 1000, हजार। डजन, दर्जन, यानी कि सैकड़ों, हजारों, दर्जनों, ऐसे लफ्ज इस्तेमाल हो सकते हैं। स्टोन, वेट के लिए, वजन का पैमाना जो अमूमन 14 पाउंड का होता है या 6.35 किलोग्राम। स्टोन एक वेट का पैमाना है। 100 वेट है कि 112 पाउंड, वजन का पैमाना 50.8 किलोग्राम।
यानी कि इनकी जमा और वाई शक्ल एक ही होती है, हमने फिक्र की मुनासिबत से वर्ब लगाना है। अब देखो दिस डेयर, दीज डेयर आर बोथ करेक्ट, दोनों ही दुरुस्त है। दिस शीप, दी शीप, दैट फिश, दोज फिश, ये सारे करेक्ट हैं। अब देखो 9 ब्रेस ऑफ बर्ड्स, 9 परिंदों के जोड़े दुरुस्त है। 4 यॉक ऑफ ऑक्सन, 4 बैलों की जोड़ी, ये भी दुरुस्त है, करेक्ट है। He weighs 10 stone and a half, यानी कि उसका वजन जो है ना 10 स्टोन और हाफ, यानी कि आधा। 10 स्टोन एंड हाफ का मतलब होता है 10 स्टोन और उसमें आधा शामिल कर लें, तो फिर ये उसका वजन है, ये करेक्ट है। आप देख लेते हैं फिक्र की मुनासिबत से इसमें क्या करना है आपने, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लगाना है। द शीप इज ईटिंग ग्रास, द शीप आर ईटिंग ग्रास। अब देखो शीप की जमा और वाई शक्ल एक ही है, तो शीप आर ईटिंग ग्रास। ही हंटेड 2 डेयर्स इन 1 शूट। अब देखो उसने 2 डेयर्स, डेयर्स नहीं आएगा, डेयर ही आएगा, क्योंकि 2 हो 3 हो 4 हो, इसकी जमा डेयर ही रहेगी। ही हंटेड 2 डेयर इन 1 शूट। A series of lectures was delivered आएगा, a series of lectures होता है, a series of lectures was delivered। A pair of shoes, जूतों के साथ pair of shoes are lost, a pair of shoes is lost। The following nouns are used singular when preceded by any numerical quantity but may be used in plural when not preceded by any numerical quantity। मंदरजा झैल अल्फाज के साथ अगर अदद लगा हो, यानी कि या तादाद का जिक्र हो, तो ये वाहिद रहते हैं। लेकिन अगर इनके साथ अदद ना लगाया जाए या तादाद का जिक्र ना हो तो ये जमा इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हेड, रास या तादाद, यानी कि हेड काउंटिंग जिसे कहते हैं। पेयर जोड़ा, ब्रेस जोड़ा, ग्रॉस गुर्स, यॉक बैलों की जोड़ी, फूट पाँव का जोड़ा, डजन दर्जन, स्कोर स्कोर वगैरह कहते हैं। 100,000 स्टोन, वजन का पैमाना जो अमूमन 14 पाउंड का होता है। अब इसके बारे में हमने पढ़ा है कि मंदरजा झैल अल्फाज के साथ अगर अदद लगा हो, नंबर यानी कि लगा हो, तो ये वाहिद रहते हैं। अगर इनके साथ अदद ना लगा हो तो ये जमा इस्तेमाल होते हैं। अभी मिसाल देखें, आई हैव 5 हेड्स ऑफ कैटल। अब नंबर लग गया हेड के साथ, तो फिर क्या आएगा, 5, आई हैव 5 हेड ऑफ कैटल आएगा। ही बॉट 2 डजन ऑफ एग, रॉन्ग, ही बॉट 2 डजन ऑफ एग्स, क्योंकि इसके साथ नंबर लग गया है। ही बॉट 2 पेयर्स ऑफ शूज, पेयर के साथ नंबर आ गया है, तो ही बॉट 2 पेयर ऑफ शूज। I saw 2 braces of pigeons, I saw 2 brace of pigeon। मैंने दो कबूतरों का जोड़ा देखा या परिंदों का जोड़ा देखा। 100 of people have gathered to see the match, hundreds of people have gathered to see the match। अब hundreds इसके साथ आएगा, क्योंकि 100 के साथ कोई नंबर नहीं लगा, तो फिर क्या आएगा कि अगर हमें लिखते 500 पीपल आता, अब लेकिन 100 आया तो इसके बाद ऑफ भी आएगा और साथ में इसके जो नाउन होगा 100 ऑफ पीपल। लफ्ज 100 बगैर किसी आदत के आया है, इसलिए इसकी जमा बन सकती है। अगर 300 लिखना हो तो 300 लिखेंगे, जबकि 300 लिखना गलत है। Some nouns which take the plural form at ordinary times retain the singular form to express some स्पेसिफिक क्वांटिटी और नंबर। बाज इसम जो आम हालात में जमा शक्ल में होते हैं, लेकिन जब किसी खास मिकदार या तादाद को जाहिर करें तो वाहिद इस्तेमाल होते हैं। बाज इसम जो आम हालात में जमा शक्ल में होते हैं, हमें महसूस होता है भी जमा शक्ल में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब ये किसी खास मिकदार या तादाद को जाहिर करें, यानी कि क्वांटिटी या नंबर्स को जाहिर करें, तो फिर वाहिद इस्तेमाल होते हैं। आप देख लें, ही गेव मी अ 10 रुपीज नोट, ये इनकरेक्ट है, ही गेव मी अ 10 रुपी नोट आएगा। वैसे आमतौर पे रुपीज लिखा जाता है, लेकिन यहां पर नंबर आ गया है, 10 रुपी आएगा। आई शैल ब्रिंग 3 फीट रूल, वैसे तो फीट होता है इसकी फुट की जो प्लूरल फॉर्म है, लेकिन जब इसके साथ नंबर आ गया तो
अ 3 फूट रूल आएगा, अ 3 फूट रूल। ही हैड 40 हेड्स ऑफ कैटल। अब हमने हेड के बारे में पढ़ा है कि इसके साथ जो है ना क्या आएगा, एस का इजाफा नहीं होता, और इसके साथ अगर तादाद आ जाए तो फिर क्या आएगा, फिर ये इसके साथ एस का इजाफा नहीं होगा। ही हैड 40 हेड ऑफ कैटल आएगा। आप ये 40 काट दे तो फिर हेड्स आएगा। आई लाइक अ 6 ईयर ओल्ड हॉर्स, 6 ईयर ओल्ड हाउस। अब देखो आई लाइक अ 6 ईयर ओल्ड हाउस, अब 6 ईयर आएगा जबकि ईयर्स नहीं आएगा। तो ये आम हालात में ईयर्स की जमा ईयर्स होती है, लेकिन इसमें जब मिकदार ये तादाद को ज़ाहिर किया जाए फिर इनके साथ एस का इजाफा खत्म हो जाएगा और ये सिंगल फॉर्म में इस्तेमाल होंगे। एन अमाउंट प्लस अ सिंगुलर वर्ब, कि एक का अमाउंट है और उसके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर है। आफ्टर एन अमाउंट ऑफ मनी, रकम की मिकदार, अ डिस्टेंट फासला, अ वेट वजन, अ लेंथ ऑफ टाइम वक्त का जो मतलब वक्त होता है, वी नॉर्मली यूज अ सिंगुलर वर्ब, इनके साथ हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। आफ्टर एन अमाउंट ऑफ मनी, अ डिस्टेंस यानी कि रकम, डिस्टेंस, वेट, टाइम, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब देखें 8 पाउंड सीम आ फेयर प्राइस। अब 8 पाउंड आ गया तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा 8 पाउंड्स, सीम्स आ फेयर प्राइस, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा होगा 8 पाउंड, क्योंकि पाउंड रकम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। 100 meters are not far to swim. 100 meters is not far to swim. अब देखो इसके साथ इज आएगा, मीटर जो है ना फासले को, डिस्टेंस को जाहिर कर रहा है, तो फिर क्या है 100 किलोमीटर, तो ये फासला है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब इज आएगा। 90 kilos are too heavy for me to लिफ्ट आएगा। 90 किलो, अब 90 किलो का जो वजन है तो फिर क्या होगा, इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, मेरे लिए बहुत भारा है मैं नहीं उठा सकता। तो यहां पर क्या आएगा, जो वेट है वो किस में आएगा, वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। 5 minutes डू नॉट सीम लॉन्ग टू वेट, यानी कि 5 मिनट जो है ना, तो यहां पर वक्त की लेंथ आ गई है, लेंथ ऑफ टाइम आ गया है, तो 5 minutes डज नॉट आएगा, क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसी इसका इजाफा होता है और नेगेटिव में डू या डज इस्तेमाल होता है। अगर ये सिंगुलर इस्तेमाल होगा तो डज आएगा। 5 minutes डज नॉट सीम लॉन्ग टू वेट। वी यूज प्लूरल नाउन्स, हम जमा इसम इस्तेमाल करते हैं। वर्ब्स एंड प्रोनाउंस विद अ नंबर ऑफ, के हम जो है ना प्लूरल इसम, प्लूरल यानी कि नाउन, प्लूरल वर्ब और प्लूरल ही प्रोनाउन। अब प्रोनाउन भी प्लूरल होता है, जैसे ही का हीज होता है तो दे का देयर या देम होता है। विद अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा जमा इसम आएगा, जमा वर्ब आएगा और जमा ही इसके साथ क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। अ ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ के साथ भी अ नंबर ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, दोनों के साथ क्या आएगा, हमेशा नाउन भी, वर्ब भी और प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। अ नंबर ऑफ मैनी, अब मैनी आ गया, अब देखो अ नंबर ऑफ आ गया उसके साथ में, फिर मैनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है, नाउन है, ये प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है। आर वर्ब है, ये प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है। और प्लानिंग अ हॉलीडे टुगेदर, अब इसमें प्रोनाउन नहीं है, जबकि फ्रेंड्स नाउन प्लूरल आ गया और वर्ब इज की जगह आर आ गया। अ नंबर ऑफ मैनी फ्रेंड्स आर प्लानिंग अ हॉलीडे टुगेदर, ये करेक्ट सेंटेंस है। आफ्टर द एक्सप्रेशन वन ऑफ माई, हिज, आर, हर, वी यूज अ प्लूरल नाउन एंड अ सिंगुलर वर्ब। अच्छा, कुछ लफ्ज ऐसे इस्तेमाल होते हैं, देख लें कि वन ऑफ माई फ्रेंड, अब देखो माई, हिज, आर, हर, ये लफ्ज आता है वन ऑफ, इसके साथ ये आएगा पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन माई, हिज या हर, तो इसके साथ जो नाउन लगेगा वो क्या आएगा, हमेशा प्लूरल आएगा। जैसे मैं कहता हूं वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, वन ऑफ हर फ्रेंड्स, ठीक है, इसके साथ ये आ गया प्लूरल नाउन, लेकिन जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आएगा।
अब देखें, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये करेक्ट है यहां तक। आर कमिंग टू सी मी, अब आर नहीं आएगा, हमने पढ़ा है कि वर्ब जो है वाहिद आएगा, इज आएगा। करेक्ट सेंटेंस है वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू सी मी। अब देखिए वन ऑफ माई लग गया, उसके साथ जो नाउन आएगा अब क्या आएगा, प्लूरल, और वर्ब जो है वो सिंगुलर। अब यहां पर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई टीचर्स, वन ऑफ माई क्लास फेलोज, तो आगे क्या आएगा, इज आएगा, इज कमिंग टू सी मी। चेकलिस्ट देख लें। अब चेकलिस्ट क्या है, अबाउट सम नाउन्स, कुछ नाउन के मुतालिक हमने पढ़ा है, लेकिन दोबारा इसको रिवीजन के तौर पर उन्होंने दे दिया है। नाउन्स है और इसका इस्तेमाल, समन्स, ऑलवेज सिंगुलर, अ समन्स, हमेशा अ समन्स लिखा जाएगा और हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होगा। गैलोज, ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा आ गैलोज के तौर पे इस्तेमाल होता है और सिंगुलर इस्तेमाल होगा। इनिंग्स, एन इनिंग्स, ये हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होती है, इनिंग्स। न्यूज, ऑलवेज सिंगुलर। आर्म्स, खैरात, ये हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होता है। रिचेज, ये भी हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होगा और ऐसे इस्तेमाल होगा। आर्म्स का ऐसे लगेगा, रिचेज का ऐसे लगेगा, खैरात या दौलत। मीन्स, अब मीन्स दो मीन्स हैं, एक मीन्स है वसाइल, एक मीन्स है जरिया तरीका। मीन्स वसाइल में क्या आएगा, ऑलवेज प्लूरल। हैव यू द मीन्स टू सपोर्ट योर लाइफ, क्या तुम्हारे पास अपने वाइफ को सपोर्ट करने के लिए क्या है, जराए हैं। अब वसाइल के तौर पे इस्तेमाल हो तो ये प्लूरल इस्तेमाल होगा, जबकि जरिए के तौर पे इस्तेमाल हो तो ये हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होगा। द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ट्रेवल बाय एयर, कि सबसे तेज तरीन जरिया जो है सफर का वो क्या है, बाय एयर है। थैंक्स, पार्टिकुलर्स, ये हमेशा थैंक्स और पार्टिकुलर्स इनके साथ यस लाजमी लगेगा और ऑलवेज प्लूरल, ये प्लूरल इस्तेमाल होते हैं। वर्मिन, ये हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होता है, इसके साथ एस नहीं लगता। फोक, हमेशा लोग यानी कि लोगों को कहते हैं, ऑलवेज प्लूरल, प्लूरल इस्तेमाल होता है। जेंट्री, शोरफा, शरीफ लोग, ऑलवेज प्लूरल इस्तेमाल होता है, कलेक्टिव नाउन है और ये प्लूरल इस्तेमाल होता है। वेजेस, मजदूरी, मोस्टली सिंगुलर बट समटाइम्स प्लूरल। आप देखो मोस्टली, ज्यादातर वेजेस जो है ना, मजदूरी सिंगुलर इस्तेमाल होती है, लेकिन कभी कभार इसको प्लूरल भी इस्तेमाल किया जाता है, वो उसके फिक्रे के एक्सप्रेशन के हिसाब से लगेगा। अब यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल हो समटाइम्स, अब इसका समटाइम्स ही इस्तेमाल करेंगे, इसको हमेशा कभी भी समटाइम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे इसके साथ हमेशा लगेगा। वेयर अबाउट का मतलब होता है आ नामो निशान, निशान पता। ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होता है और इसके साथ एस के इजाफा लाजमी लगेगा। वेयर अबाउट्स। वर्क, वर्क और वर्क्स में फर्क देख लें। वर्क होता है कोई काम जो फिजिकली किया जाता है, जॉब, टास्क और असाइनमेंट, ऑलवेज सिंगुलर। जब ये वर्क इस्तेमाल हो और इसको सिंगुलर क्या होगा, ये हमेशा इस्तेमाल होगा, और जॉब, टास्क, असाइनमेंट के तौर पे जब वर्क्स लग जाए एस का इजाफा तो प्लूरल इस्तेमाल होगा। व्हेन इट रेफर्स टू द रिटन बुक वर्क ऑफ सम ऑथर, जब कोई ऑथर की बुक वगैरह या रिटन फॉर्म में कोई चीज हो तो फिर उसे वर्क्स कहते हैं। अ नंबर ऑफ या अ ग्रुप ऑफ हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होता है। अब वन ऑफ जो है ना, वन ऑफ, ये हमेशा क्या होगा, इसके साथ पॉजिटिव केस इस्तेमाल होगी और साथ में कोई जो नाउन इस्तेमाल होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब जो है सिंगुलर। वन ऑफ, माई, हिज या हर, ये पॉजिटिव केस है और इसके साथ जो नाउन इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, वो प्लूरल इस्तेमाल होगा और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर इस्तेमाल होगा। लफ्ज फ्रूट की हैसियत। अब एक लफ्ज है जो हम फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, सम इंपोर्टेंट नाउन्स एक्सप्लेन। अब इन नाउन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। लफ्ज फ्रूट कैसे, फ्रूट को आमतौर पर वाहिद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अगर मुख्तलिफ किस्म के फल मुराद हो तब भी ये लफ्ज वाहिद आता है। याद रखें फ्रूट की जमा फ्रूट्स नहीं होती, फ्रूट की जमा फ्रूट ही होती है। अलबत्ता अगर फ्रूट के मायने फल के अलावा हो तो इसे बतौर जमा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेहनत का फल है वो फ्रूट्स आएगा, जैसे एप्पल है वो फ्रूट आएगा। ही सर्व्ड मी विद फ्रूट, कि उसने मुझे फ्रूट पेश किया, ये दुरुस्त है। अब इसमें एप्पल, बनानास,
ग्रेप्स वगैरह ये चीजें आएंगी। ही रैप्ड द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, और उसने अपनी मेहनत का फल पाया। अब इसका मतलब यह है कि मेहनत का फल या अपनी मजदूरी का फल, इसके साथ एस होगा। दूसरे फिक्रे में फ्रूट को जमा बनाया गया, लेकिन इसका मतलब फल नहीं बल्कि नताइज और समरात हैं। अब आप याद रख लें, फ्रूट की जमा नहीं बनती, लेकिन अगर जमा फॉर्म इस्तेमाल होगी तो फ्रूट किसी और मैनी में इस्तेमाल होगा, वो फ्रूट नहीं है जो खाने के काबिल हो। लफ्ज पीपल की हैसियत, पीपल का लफ्ज हमेशा जमा के तौर पर इस्तेमाल होता है। द पीपल हैव कम टू सी द मैच, लोग मैच देखने आए, पीपल इस्तेमाल होगा। लफ्ज पीपल जब लगेगा से मुराद कौम और नस्लों के लोग हैं। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड सफर फ्रॉम पॉवर्टी, कि दुनिया के लोग या दुनिया की कौमें या नस्लें गुर्बत में क्या कर रही हैं, सफर कर रही हैं या गुर्बत में मुब्तला हैं। तो यहां पर एक बात याद रखें, पीपल की जमा हमेशा पीपल ही होती है जब इसको लोगों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब इसको कौम और नस्लों के लोगों के तौर पर इस्तेमाल होता है तो फिर इसके लिए लफ्ज पीपल्स लगाएंगे। लफ्ज वर्क की हैसियत, वर्क मीन्स ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयमेंट, अ जॉब। वर्क आमतौर पर वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है। जब यह वाहिद के तौर पर आए तो इससे मुराद कोई काम या असाइनमेंट होता है। ही इज लुकिंग फॉर वर्क, वो काम की तलाश में है। आई हैव मच वर्क टू डू, मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। अब यहां पर है मच वर्क, अब मच तो वैसे भी मिकदार में आता है, ज्यादा काम के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो यहां पर आप कहेंगे वर्क्स आएगा, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि काम के लिए जब भी वर्क इस्तेमाल होगा वो वर्क ही इस्तेमाल होगा, इसका इजाफा नहीं होगा। अलबत्ता अगर इसे जमा बनाकर इस्तेमाल करो तो इससे मुराद किसी मुसन्निफ या मूसीकार या किसी फनकार के फन पारे होता है, यानी कि किसी भी आतर का, म्यूजिशियन का या आर्टिस्ट का जो काम होता है उसे क्या कहते हैं, वर्क्स कहते हैं। अब जैसे देखें, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ये करेक्ट है। वर्क्स ए लग सकता है, दा लग सकता है। एक्टिविटी इन्वॉल्व इन बिल्डिंग समथिंग ऑन अ लार्ज स्केल, इंजीनियरिंग वर्क्स, इरिगेशन वर्क्स, रोड वर्क्स। अच्छा, एक और बात, वर्क्स एक जगह और इस्तेमाल हो सकता है कि क्या चीज है, क्योंकि बिल्डिंग की जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे जो काम हो रहा होता है ना, बहुत बड़े पैमाने पे, जैसे इंजीनियरिंग वर्क्स, इंजीनियरिंग का काम, इरिगेशन वर्क्स यानी कि आबपाशी का काम बहुत वसी पैमाने पर, रोड वर्क्स बहुत वसी पैमाने पर रोड का काम हो तो इसके लिए वर्क्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोई जॉब वगैरह जो आप कर रहे हैं तो उसके लिए वर्क इस्तेमाल करेंगे। और किसी आथर का काम है तो फिर क्या आएगा, किसी आर्टिस्ट का या मुसन्निफ का, मूसीकार का, तो फिर क्या आएगा, इसके लिए वर्क्स इस्तेमाल होगा। अ बिल्डिंग आर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी, कि एक बिल्डिंग है या बिल्डिंग्स का ग्रुप है जिसमें बहुत ज्यादा मिकदार में सामान इस्तेमाल किया जाता है। आयरन वर्क्स यानी कि लोहे का कारोबार, लोहे की जो मतलब आयरन वर्क्स का मतलब होता है लोहे का काम। गैस वर्क्स, गैस का काम। सीमेंट वर्क्स, सीमेंट का काम। तो फिर इसके लिए क्योंकि बहुत मिकदार में इस्तेमाल होती है चीज, तो फिर इसके लिए वर्क्स आएगा। लफ्ज रूम का इस्तेमाल किसी चीज या जगह में बैठने, खड़ा होने या कुछ रखने की गुंजाइश को जाहिर करने के लिए लफ्ज रूम इस्तेमाल होता है, प्लेस नहीं। देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। अब समझ आ गई, किसी चीज या जगह में बैठने, खड़ा होने या कुछ रखने की गुंजाइश, यानी कि फिजिकली जो जगह होती है उसके लिए रूम इस्तेमाल करते हैं। जबकि प्लेस जो होता है ना, किसी मतलब मुआशरे में मकाम, किसी मतलब किसी ओहदे पर एक मकाम, तो फिर क्या कहते हैं उसको, प्लेस। जैसे विमेन प्लेस इन सोसाइटी, मुआशरे में औरत का मकाम। तो रूम जो है ना ये जगह के लिए होती है जो गुंजाइश बैठने की, खड़ा होने की, इन चीजों के लिए। फैमिली मेंबर की हैसियत, फैमिली मेंबर या स्टाफ मेंबर लगा, गलत अंग्रेजी है, एल जबान इसकी बजाय मेंबर ऑफ द फैमिली या मेंबर ऑफ द स्टाफ लिखते हैं। द यूज ऑफ मॉडिफायर्स, जिन इसमों की हम गिनती कर सकते हैं उनके साथ आमतौर पर मंदरजैल मॉडिफायर इस्तेमाल करते हैं। कैसे, फ्यू, फ्यूअर, मैनी, अ लॉट ऑफ, सम, सेवरल, प्लेंटी ऑफ। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं मॉडिफायर्स का इस्तेमाल,
कि जिन इसमों की हम गिनती कर सकते हैं इनके साथ आमतौर पर मंदरजा झैल मॉडिफायर्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि काउंटेबल नाउन के साथ। गिनती वाले कौन से इसम होते हैं? काउंटेबल नाउन, जिनकी गिनती ना हो सके अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के साथ ये फ्यूअर, few, fewer, many, a lot of, some, several, plenty of. There are a few books on the table. किताबें काउंटेबल नाउन है इसीलिए a few लगा है। He have a lot of cakes in the almara. अलमारी में क्या है? बहुत ज्यादा केक है। He broke several glasses. उसने बहुत सारे गिलास तोड़ दिए, शीशा तोड़ दिया। जिन इसमों को हम गिन नहीं सकते, मसलन नॉइज, स्मोक, वाटर, शुगर, मिल्क वगैरह, इनके साथ हम क्या लिखते हैं? अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लिटल, मच, लेस वगैरह मॉडिफायर्स लगाते हैं। यानी कि अनकाउंटेबल के नाउन के साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनकी गिनती नहीं कर सकते, जैसे नॉइज, स्मोक, वाटर, शुगर, मिल्क वह, इनके साथ हम क्या करेंगे? अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लिटल, मच, लेस वगैरह मॉडिफायर लगाते हैं। द बॉयज मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। अब देखो, द बॉयज मेक अ लॉट ऑफ नॉइज आएगा। ही हैज वेरी लिटिल एक्सपीरियंस इन टीचिंग। लिटिल आएगा क्योंकि यह मिकदार एक्सपीरियंस इन टीचिंग। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली। अब मच जो है ना मिकदार के साथ आता है, मिल्क मिकदार में होता है। अब देखिए, आगे देखिए, 6 है मीन जरिया, तरीका, ऑलवेज सिंगुलर। जब जरिए के तौर पे इस्तेमाल हो तो फिर सिंगुलर आएगा ये। दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेव एनर्जी, इनकरेक्ट है। दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेव्स एनर्जी, क्या आएगा? सेव्स एनर्जी, एनर्जी को बचाती है क्योंकि जरिए के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब वसाइल के तौर पे इस्तेमाल हो तो फिर क्या आएगा? ये प्लूरल इस्तेमाल होगा। His means to support his children is limited. His means to support his children are limited. Means अगर तरीका ये जरिए के तौर पर इस्तेमाल हो तो फेल वाहिद लगाएं, अगर इसके मायने वसाइल के हों तो फेल जमा लगाएं। यानी कि जरिया, तरीका, यानी कि कोई बंदा किस जरिए के जरिए जाता है, फर्ज करो बाई एयर, बाई बस, या ऑन बस या बाई ट्रेन, ऐसे जाए तो फिर ये जरिया होगा किसी चीज के जरिए के जराए के जरिए। और जब वसाइल के तौर पर, रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल हो तो फिर ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। अब आ जाते हैं पेन और पेन्स। पेन होता है दर्द या तकलीफ को कहते हैं, और पेन्स होता है मेहनत, मुशक्कत। आई हैव गॉट अ पेन इन माई बैक, यानी कि मेरी कमर में दर्द है तो पेन आएगा। ज्यादा है, कम है, इसके लिए पेन का लफ्ज इस्तेमाल होगा। लेकिन जब पेन्स आ जाए तो ये मेहनत मुशक्कत का काम होता है। I took great pains to pass the examination, कि मुझे इम्तिहान पास करने के लिए बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। Common pitfalls in the use of noun. This house is built of bricks and stones. This house is built of brick and stone. अगर घर बनाने में ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल किया जाए तो हम उन्हें ब्रिक और स्टोन यानी वाहिद लिखेंगे। अलबत्ता अगर इन्हें अलहदा तौर पर इस्तेमाल करें तो जमा लिखते हैं, यानी कि अलहदा अलहदा ब्रिक्स आएगा और स्टोन। लेकिन जब आए ईंट और पत्थर इकट्ठा इस्तेमाल हो तो ब्रिक एंड स्टोन आएगा। ही फाउंड मैनी स्टोन्स ऑन द वे, ये करेक्ट है। उसने बहुत सारे पत्थर उसे क्या मिले? रास्ते से मिले। स्टोन पत्थर और ब्रिक ईंट की जमा सूरत भी यही है। अलबत्ता ब्रिक की जमा ब्रिक्स भी इस्तेमाल होती है। द ऑफिसर पास्ड ऑर्डर अगेंस्ट हिम। द ऑफिसर पास्ड ऑर्डर्स अगेंस्ट हिम, यह करेक्ट है। अंग्रेजी में ऑर्डर का लफ्ज हमेशा ऑर्डर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर फेल के तौर पर इस्तेमाल हो तो हम इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते। देखिए, ही इशूड ऑर्डर फॉर हिज प्रमोशन, ही इशूड ऑर्डर्स फॉर हिज प्रमोशन, यानी कि हमेशा जब भी नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा तो ये ऑर्डर्स इस्तेमाल होगा, ऑर्डर इस्तेमाल नहीं होगा। चाहे एक के ऑर्डर हो चाहे ज्यादा के, तो ये ऑर्डर्स इस्तेमाल होगा।
लेकिन जब ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा ऑर्डर, तो इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते। कैसे देखें, ही इज ऑर्डर्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, इनकरेक्ट है। ही ऑर्डर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने एक गिलास पानी का हुक्म दिया। पुट यूर साइन हेयर, इनकरेक्ट है। पुट यूर सिग्नेचर हेयर, अब साइन और सिग्नेचर में देखने, पुट फेल है, इसके साथ लफ्ज साइन नहीं आ सकता क्योंकि वो भी फेल है। इसके साथ नाउन लगाएंगे जो कि सिग्नेचर है। अब देखिए, पुट यूर साइन हेयर, ये इनकरेक्ट है क्योंकि यूर लगा है, पॉजेसिव केस लगा है। पॉजेसिव केस के साथ हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन। अब देखिए, पुट यूर सिग्नेचर हेयर आएगा, पुट यूर साइन हेयर नहीं, या साइन हेयर फिर करेक्ट है, पुट यूर सिग्नेचर हेयर ये करेक्ट है। शी कुक्स अ हॉट मील इन इवनिंग, शी कुक्स अ हॉट मील इन द इवनिंग। अब देखो, द होल फैमिली मीट्स एट मील, द होल फैमिली मीट्स एट मील। मील से मुराद एक वक्त में जितनी खुराक खाई जाए, मील्स मिलकर जो खाना खाया जाए उसे मील्स कहते हैं। अब देखो, मील खाने को कहते हैं और मील्स भी ये खाने को कहते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जब एक वक्त में खुराक खाई जाए, मतलब शाम का खाना, रात का खाना या किसी वक्त का भी खाना हो, तो उसके लिए क्या आएगा, मील का लफ्ज इस्तेमाल होगा। लेकिन जब सब मिलकर खाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मील्स। अब देखो, शी कुक्स अ हॉट मील इन द इवनिंग, यानी कि उसने शाम को गर्मा गर्म खाना पकाया या पेश किया, तो ये एक वक्त के खाने की बात हो रही है, तो फिर क्या हो गया, इसके लिए मील इस्तेमाल होगा क्योंकि इवनिंग यहां पर शाम का जिक्र आ गया। द होल फैमिली मीट्स एट मील, जब सारी फैमिली इकट्ठी होकर खा रही हो तो उसको मील्स कहते हैं कि तमाम फैमिली खाने पर मिली या मुलाकात हुई, तमाम फैमिली की खाने पर मुलाकात हुई, एट मील्स आएगा। पंजाब एक्सपोर्ट्स ग्रेन्स एंड कॉटन, ग्रेन की जमा नहीं होती, पंजाब एक्सपोर्ट्स ग्रेन एंड कॉटन, ग्रेन की जमा नहीं होती। देखो, छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमारे सेंटेंस में आएंगे और हम इसको तलाश नहीं कर पाएंगे, जो हमें देखने में दुरुस्त लगती हैं, लेकिन जो करेक्ट इंग्लिश है वही सीखे। अब ग्रेन की जमा नहीं होती तो फिर इसकी जमा एस के साथ इसका इजाफा नहीं करना, पंजाब एक्सपोर्ट्स ग्रेन एंड कॉटन। आई सा 3 फीमेल्स, आई सा 3 विमेन आर लेडीज, करेक्ट है ये। फीमेल से मुराद मादा है जो कि परिंदों और जानवरों का भी हो सकता है, जबकि फिक्रे से जाहिर होता है यहां पर मुराद खवातीन है। आप यहां पर लिखेंगे कि आई सा 3 विमेन लिखें या 3 लेडीज, ये करेक्ट है क्योंकि अगर औरतों के लिए इस्तेमाल हो गया, अगर मादा चीजों के लिए इस्तेमाल हो, परिंदा वगैरह यह चीजें, फिर ये जो है ना 3 फीमेल्स दुरुस्त होगा। लेकिन हमने यहां पर औरतों के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है, विमेन या लेडीज के लिए, तो फिर विमेन या लेडीज लिखेंगे, फीमेल्स लिखना इनकरेक्ट है। गिव मी सम ब्लॉटिंग, गिव मी सम ब्लॉटिंग पेपर, स्याही चूज। ब्लॉटिंग गलत तौर पर इस्तेमाल होता है, ये कोई इस्म नहीं, सही इस्म ब्लॉटिंग पेपर होता है, याद रखें, जो यानी कि वो पेपर जो स्याही को चूस लेता है। वी हैव मैनी वर्क्स टू डू, वी हैव मच वर्क टू डू, यहां वर्क से मुराद कोई काम या असाइनमेंट है, इसलिए इसकी जमा नहीं बन सकती। अब ये वर्क के बारे में मैंने पहले बताया कि वर्क जब काम के तौर पे इस्तेमाल हो तो फिर क्या आएगा, वर्क आएगा और इसके साथ मच आएगा। और जो मैनी है ये काउंटेबल के साथ आता है, और जब वर्क्स लिखेंगे तो इसका मतलब ये किसी आर्टिस्ट का या आथर का कोई भी काम है किताबी शक्ल में। He is true to words, he is true to word, सही ईडियम जो है true to word है, जिसका मतलब है वादे का पाबंद। अब देखो, ईडियम जैसा होगा वैसा लिखना होगा, इसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, true to word है। I enjoy seasonal vegetables,
आई इंजॉय सीजनल वेजिटेबल्स आएगा। सब्जी के लिए हमेशा वेजिटेबल इस्तेमाल होता है, चाहे एक सब्जी हो चाहे ज्यादा सब्जियां, वेजिटेबल्स का लफ्ज इस्तेमाल होगा। His father is in the custom department. His father is in the customs department. यहां पर कस्टम्स सही लफ्ज है, जबकि कस्टम का मतलब है रवाज, जो कि गलत है। डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट आएगा तो कस्टम्स डिपार्टमेंट लफ्ज आएगा, और कस्टम होता है रस्म रिवाज वगैरह। He established old traditions to establish new ones in their places. Incorrect है। He established old traditions to establish new ones in their place. Places incorrect है, यहां पर place की जमा नहीं बनाई जा सकती। अब देखिए, he established old tradition, उसने पुरानी रवायात को क्या क्या कायम किया, to establish new ones in their place, यानी कि नई की जगह उसने पुरानी रवायात को क्या किया, बरकरार किया या कायम किया। तो प्लेस की जमा प्लेसेस यहां पर नहीं बनेगी। आई एम आउट ऑफ सॉर्ट टूडे, आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स टूडे, यानी कि आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है तबीयत का खराब हो जाना। सॉर्ट का मतलब है होता है किस्म, यानी लेकिन किसी की तबीयत की खराबी के लिए हमेशा आउट ऑफ सॉर्ट्स इस्तेमाल होता है। क्या होता है? आउट ऑफ सॉर्ट्स। द करेक्ट यूज ऑफ सम कॉमन प्लेस वर्ड्स, इन अल्फाज को हम रोजमर्रा इंग्लिश के बोलने और लिखने में इस्तेमाल करते हैं। इन्हें अच्छी तरह पढ़ें और इनके इस्तेमाल का सही तरीका नोट करें। पहला वर्ड है अपॉइंटमेंट। क्या है? अपॉइंटमेंट। आई हैड एन अपॉइंटमेंट विद असलम, अ फ्रेंड ऑफ माइन, कि मेरी अपने एक दोस्त है जो मुश्तरका दोस्त है, या मेरा दोस्त है असलम, उसके साथ एक अपॉइंटमेंट है, मुझे उससे मिलना है। असल में ये करेक्ट वर्ड ये है कि आई हैड अरेंज्ड टू मीट और सी असलम, अ फ्रेंड ऑफ माइन। एक्सप्लेनेशन देखें। वी मेक एन अपॉइंटमेंट टू सी अ डॉक्टर, प्रिंसिपल और अ बिजनेस पर्सन एटसेट्रा। आई हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट टू सी डॉक्टर अनवार ऑन ट्यूसडे। करेक्ट। हम किसी डॉक्टर, प्रिंसिपल, कारोबारी शख्स वगैरह के साथ मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बाकी तमाम अशखास मसलन दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ मुलाकात के लिए अरेंज्ड टू मीट या सी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, अपॉइंटमेंट और अरेंज टू सी या सी या अरेंज टू मीट, ये जो वर्ड है ना, इनके डिफरेंस ये है कि अपॉइंटमेंट जब आप किसी बड़ी शख्सियत का, डॉक्टर, प्रिंसिपल या कारोबारी शख्सियत से मिलने के लिए करते हैं तो वो अपॉइंटमेंट होती है। और जब वैसे अपने दोस्त, ahbab, रिश्तेदार या बाकी तमाम अशखास जो होते हैं उनके साथ आपने अगर मीटिंग करनी है या मिलना है तो फिर आपने दो वर्ड यूज करने हैं, सी या अरेंज टू मीट। अब एक वर्ड है सी। अब सी के यहाँ पर तीन मीनिंग है, याद रखिए। सी का सबसे पहला मीनिंग है देखना, दूसरा मीनिंग है सी का मिलना, और तीसरा मीनिंग है समझना। ठीक है, ये आपने याद रख लें। कहते हैं ना ओ आई सी, यानी कि मुझे अब समझ आई बात की। और सी का मतलब देखना के मकसद है कि आप किसी चीज को देख रहे हैं। ही सा आ लाइन, उसने शेर देखा। इस तरह सी का मतलब होता है समझना। ठीक है, समझना, सोचना और देखना। दूसरे नंबर पर है बेस्ट। ही इज द बेस्ट सर्जन ऑफ द हॉस्पिटल। इनकरेक्ट। ही इज द बेस्ट सर्जन इन द हॉस्पिटल। अब ये जो लफ्ज है ना बेस्ट, ये असल में एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव इसमें सिफ्त को कहते हैं। इसमें सिफ्त की तीन डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री पहली डिग्री होती है गुड, कंपैरेटिव डिग्री में मुकाबला किया जाता है, गुड का दूसरी डिग्री होगी बेटर, और जो बेस्ट है गुड की तीसरी डिग्री आ गई, और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। लेकिन द बेस्ट आ जाए तो इसके साथ दा भी लगता है।
दी बेस्ट आ जाए तो उसके साथ एक नाउन आएगा। इस तरह दी बेस्ट प्लस सर्जन, सर्जन आ गया नाउन। इसके बाद जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगी फौरन वो इन होगी, ना कि ऑफ। It is one of the best theatres of London. It is one of the best theatres in London. The phrase that follows the best या the best plus noun कि the best और noun इकट्ठे आ जाए तो usually begins with in, तो in के इनके साथ शुरू होगा, इनके साथ लगेगा, not of, ना के ऑफ नहीं लगाएंगे यानी कि इन लगाएंगे। One of the best restaurants in London, some of the best students in the class, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। The phrase that follows the best plus noun usually begins with in, not of. Best के बाद अगर noun आए तो लफ्ज in लगाएं, यानी कि preposition क्या लगाएंगे, in लगाएंगे, ना के of। अब आपको समझ आ गई the best adjective की तीसरी superlative डिग्री है। इसके साथ noun आ जाए तो उसके बाद फौरन क्या लगाएंगे, हम preposition in इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 है बस। The best way to see London is to get in a bus. The best way to see London is to get on bus. कि लंदन को देखने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है कि बस पर सफर करें, बस पर सवार हो जाए। She said I was in the wrong bus. She said I was on the wrong bus. अब यहाँ पर एक आ गया बस और दूसरा हो गया कार। अब कार के बारे में देख लें। I went into the car and turned on the engine. मैं कार में दाखिल हुआ, बैठा और मैंने इंजन ऑन कर दिया। I got into the car and turned on the engine. यहाँ पर मिस्टेक यह है कि went into, go into नहीं होता कि get into होता है। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है तो got into आ गया। कार में सवार होना get into. I went out of the car and waited outside the shop. मैं कार से बाहर निकला और शॉप के बाहर इंतजार करने लगा। She got out, get out from the car. कार से जब दाखिल होना हो तो get into या get in, और जब बाहर आना हो तो get out आएगा। She got out of the car and apologized. ये करेक्ट है। अब देखिए कार या टैक्सी में बैठने के लिए get in या get into लगाएं। समझ आ गई? बाहर निकलने के लिए get out, off लगाएं। Get in, ये इंग्लिश देख ले, get in या get into or get out of the car or taxi. She got in the car and drove away. वो कार में बैठी और ड्राइव करके ले गई। I got out of the car to see what was happening. मैं कार से बाहर आया और देखा कि क्या हो रहा है। जबकि बस पे सवार होने के लिए on the bus आएगा, ठीक है ना, on the bus। नंबर 5 है डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा। Soon it began to become dark and it was time to go home. Soon it began to get dark and it was time to go home. अब देखो get dark आ गया, यहाँ become dark नहीं आएगा। The last candle went out and everything became dark. The last candle went out and everything went dark. अब यहाँ पर इसका हम इसकी थोड़ी सी करेक्शन पढ़ लेते हैं। ये जो बॉक्स में लिखी हुई आपको समझ आ जाएगी। देखिए जब शाम होने लगे और दिन की रोशनी कम हो जाए तो हम गेट डार्क या ग्रो डार्क लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गेट डार्क या ग्रो डार्क का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जब किसी कमरे या इमारत की तमाम बत्तियां बुझ जाए तो फिर हम गो डार्क का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या प्लंग्ड इनटू डार्कनेस। अब आपको समझ आ गई होगी कि जब हल्का सा शाम का वक्त हो जाए, अंधेरा छाने लग जाए, तो जैसे मगरिब का वक्त होता है, तो फिर क्या होगा, ये ग्रो डार्क या गेट डार्क इसके लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन जब रात हो जाए और रोशनी सिर्फ बल्ब की रोशनी से हो या लाइट्स की रोशनी से हो या कैंडल की रोशनी से हो, और जब ये बुझ जाए तो फिर क्या होता है, गो डार्क होता है और प्लंग्ड इनटू डार्क, यानी कि अंधेरे में छलांग लगाना। प्लंग्ड इनटू डार्क का मतलब है अंधेरे में कूद पड़ना। तो अब समझ आ गई होगी आपको। दोबारा एक बार मरतबा इसको रिमाइंड करके सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी।
नंबर 6 है डे आफ्टर डे। अब एक होता है डे बाय डे, एक होता है डे आफ्टर डे। अब इनके दरमियान जो करेक्शन है वो देख ले, वो कर लें आप। डे आफ्टर डे द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ बेटर प्लेस। इनकरेक्ट सेंटेंस है कि दिन ब दिन जो है ना दुनिया क्या हो रही है, बेहतर हो रही है। डे बाय डे द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ बेटर प्लेस, इसके लिए डे बाय डे आएगा। Men and women have to work in overcrowded offices day by day. Men and women have to work in overcrowded offices day after day. कि मर्दों और औरतों को, ओवर क्राउडेड का मतलब है जहां पर बहुत ज्यादा दफ्तर में हजूम हो जाता है, वहां पर दिन ब दिन काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर डे आफ्टर डे और डे बाय डे के दरमियान जो है ना, उर्दू में देख जो लिखा हो पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। डे आफ्टर डे क्या होता है, लगातार ये किसी काम को बार बार करने, खास तौर पर नाखुशगवार तरीके से करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऐसा काम जो बार बार किया जाता है और नाखुशगवार हो, दिल से ना करे बंदा। जैसे कि दफ्तरों में आप देखिए काम वगैरह कर रहे होते हैं, बार बार एक ही काम होता है, लेकिन वो दुरुस्त ना हो तो बार बार क्या होता है, वही काम करना पड़ता है। या ओवर क्राउडेड पीपल की वजह से, लोगों के दफ्तर में ज्यादा हजूम की वजह से क्या होता है, ये काम करना पड़ता है। इसको डे आफ्टर डे कहते हैं। और डे बाय डे क्या होता है, किसी काम को आहिस्ता आहिस्ता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये पॉजिटिव सेंस में होता है कि दुनिया दिन ब दिन बेहतर हो रही है, तो डे बाय डे आएगा। और दफ्तर में जो मर्द और खवातीन या हजरात काम करते हैं, तो क्या होता है, वो डे आफ्टर डे काम करते हैं, क्योंकि दफातर में हमेशा क्राउडेड होती है, पब्लिक होती है, और नाखुशगवार तरीके से इंसान काम कर करके बोर हो जाता है। नंबर 7 है डाई। पीपल से शी डाइड विद नमूनिया। पीपल से शी डाइड ऑफ नमूनिया, यहां पर डाई ऑफ आएगा। डाई ऑफ आर फ्रॉम अ डिजीज, हार्ट अटैक, हंगर एटसेट्रा। यानी कि देखो उर्दू देख ले, उर्दू आपको समझ आ जाएगी। किसी बीमारी, हार्ट अटैक या भूख से मरने के साथ डाई के बाद ऑफ लगाया जाता है या फ्राम। यानी कि डाई ऑफ होता है या डाई फ्राम होता है, डाई विद नहीं लगाते। बीमारी, हार्ट अटैक या भूख से मरने के लिए डाई ऑफ, डाई फ्राम। ही डाइड फ्रॉम हंगर, ही डाइड ऑफ हंगर, ये दुरुस्त है। डाई ऑफ शेम या एम्बेरसमेंट, डिस्पेयर और ग्रीफ, शौक, शर्म, किसी परेशानी, मायूसी और सदमे से मरने के लिए भी डाई ऑफ लगाया जाता है। अब देखिए डाई ऑफ किसके लिए, बीमारी से बंदा मरता है, हार्ट अटैक से, भूख से, शर्म, किसी परेशानी, मायूसी या सदमे से मरने के लिए क्या लगाया जाता है, डाई ऑफ लगाया जाता है या डाई फ्रॉम। डाई विद नहीं लगाते। When he told me the price, I nearly died of shock. जब उसने मुझे कीमत बताई तो मैं सदमे से मरने लगा था, मरने के करीब ही था। Die from the effects of violence or pollution, के pollution या वायलेंस के असरात से मरना। He died from a bullet wound in the chest, के गोली ने सीने में जख्म कर दिया जिससे बंदा मर गया। आलूदगी, तशद्दुद के असरात, जख्मों या बंदूक की गोली से मरना डायफ्राम होता है। देखिए आलूदगी, तशद्दुद के असरात, जख्मों या बंदूक की गोली से मरना, उसके लिए डायफ्राम, और बाकी सब के लिए डाई ऑफ लगेगा। पीपल प्रेडिक्ट दैट मोर पीपल विल डाई फ्रॉम देयर इंजरीज, कि काफी जो लोग हैं वो जख्म या गोली के लगने से क्या होता है, मर जाते हैं, तो डायफ्राम होगा। डाई विद लिखना गलत अंग्रेजी है, बस ये बात याद रखें। डिग्री क्या है, डिग्री। ही इज स्टडिंग फॉर अ डिग्री ऑफ कंप्यूटर साइंस, ही इज स्टडिंग फॉर अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। अ डिग्री इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, नॉट ऑफ। आपने अगर किसी मखसूस सब्जेक्ट में डिग्री लेनी है तो डिग्री इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट आएगा, जैसे डिग्री इन कंप्यूटर, अ डिग्री इन फिजिक्स, अ डिग्री इन मैथमेटिक्स। तो डिग्री ऑफ लगाना ये इनकरेक्ट हो। I have come here to obtain a master's degree in international journalism. I have come here, यहाँ पर here आएगा, to do a master's degree in international journalism. अब इंटरनेशनल जर्नलिज्म ये एक सब्जेक्ट है, इसमें डिग्री हासिल करने के लिए वो मैं यहाँ पर आया।
अच्छा, डिग्री जो हासिल की जाती है उसके लिए हमेशा डू का लफ्ज लगाए, आगे आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि आपने किसी चीज में डिग्री हासिल करनी है, वो तो आ गया इन प्रीपोजिशन, लेकिन साथ में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इस्तेमाल होगा तो उसके लिए डू, टेक, गेट, तीन ये वर्ड आएंगे, डू, टेक और गेट। ये डू का मतलब करना, टेक का हासिल करना, ये लेना, गेट हासिल करना, गेट अ डिग्री इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देखिए, आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग अ मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में करने का मैं सोच रहा हूँ। अब यहाँ पर इसमें दो टेक आपकी दुरुस्त हो जाएंगी। एक तो डिग्री करना हमेशा डूइंग होता है, टेकिंग होता है, गेटिंग होता है, या फिर और जो किसी सब्जेक्ट में होती है वो उसके साथ आपने इन लगाना है, ऑफ नहीं लगाना। डिफिकल्टी, शी हैड अ डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग अ वीजा, शी हैड डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग अ वीजा। देखो, छोटी छोटी गलतियां हैं, आपको याद करनी चाहिए। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही गलती है, आपका सेंटेंस मुकम्मल इनकरेक्ट हो गया। अब देखो, डिफिकल्टी, शी हैड अ डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग वीजा, शी हैड डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग वीजा, यानी कि एक कट जाएगा और डिफिकल्टी के साथ कुछ भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट डिफिकल्टी। हैव डिफिकल्टी होता है, डिफिकल्टीज होता है, या हैव डिफिकल्टी, ये तो हम दुरुस्त है, हैव डिफिकल्टी या हैव डिफिकल्टीज इन डूइंग समथिंग। आपने अ डिफिकल्टी या हैव अ डिफिकल्टी ये नहीं लिखना, ये इनकरेक्ट है। Sometimes he has difficulty in making himself understood. अच्छा, अब देखो यहाँ पर has difficulty, have difficulty या difficulties दोनों दुरुस्त हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, have a difficulty करेक्ट होगा। और एक और वर्ड आया sometimes, जिसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, इसके साथ yes का इजाफा हमेशा रहेगा और हमेशा ये वर्ड sometimes इस्तेमाल होता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है लॉन्ग वे। अब ये क्या होता है, ये इससे पहले उर्दू पढ़ लें। जब हम दो जगहों के दूर दराज वाक़या होने का जिक्र करते हैं, दो जगहों के दरमियान फासला तय करते हैं, जैसे कि आप अपनी घर से स्कूल का फासला तय करते हैं, तो ये लॉन्ग वे होगा। और जब आप कोई फासला तय करते हैं, वैसे लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं या वैसे कोई सफर करते हैं, तो फिर वो डिस्टेंस होगा, उतना फासला आपने तय किया, दो चीजों के दरमियान मुतय्यन नहीं होगा। तो हम अच्छा, देखिए, जब हम दो जगहों के दूर दराज वाक़या होने का जिक्र करते हैं तो हम लॉन्ग वे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ना कि लॉन्ग डिस्टेंस। डिस्टेंस का लफ्ज फासले के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि दो चीजों के दरमियान दूरी को जाहिर करने के लिए। अब देखिए, इट वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन द होटल एंड द बीच। अब दो होटल और बीच के दरमियान जो फासला है उसको लॉन्ग डिस्टेंस लिखेंगे या लॉन्ग वे लिखेंगे। इट वॉज अ लॉन्ग वे बिटवीन द होटल एंड द बीच, लॉन्ग वे लिखेंगे, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, पहला फिक्र इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तो इनकरेक्ट क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस, और लॉन्ग वे जो है ना वो क्या है, करेक्ट है। आप इस तरह देखिए, माई फ्लैट, व्हेन यू वांट टू से दैट दो टू प्लेसेस आर फार अपार्ट, यूज अ लॉन्ग वे नॉट लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। लॉन्ग वे इस्तेमाल करना है, लॉन्ग डिस्टेंस इस्तेमाल नहीं करना। माई फ्लैट इज क्वाइट अ लॉन्ग वे फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कंपेयर आई हेट ड्राइविंग लॉन्ग डिस्टेंस। आप देखो, मेरा फ्लैट जो है ना यूनिवर्सिटी से क्या है, दूरी के फासले पर है, लॉन्ग वे ठीक है, ये फिक्रा सेंटेंस करेक्ट है। कंपेयर आई हैड ड्राइविंग लॉन्ग डिस्टेंस, कि मैं लंबी ड्राइविंग क्या करता हूं, नापसंद करता हूं, तो ये लॉन्ग डिस्टेंसेस आएगा, ये इसके दरमियान कोई भी फासला नहीं है। आप लंबी लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग आपको पसंद नहीं है, चाहे जितना फासला भी हो, तो उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंसेस। लेकिन जब दो चीजों के दरमियान का फासला, दो चीजें मुख्तस हो जाएं, तो उसके लिए लॉन्ग वे इस्तेमाल होगा। फिर है एक्सरसाइज, बिफोर ब्रेकफास्ट आई डू एक्सरसाइज एंड देन हैव अ शॉवर। बिफोर ब्रेकफास्ट आई डू सम एक्सरसाइज एंड देन हैव अ शॉवर। सबसे पहले हम इसकी थोड़ा सा रूल पढ़ लेते हैं। देखें, एक्सरसाइज अनकाउंटेबल नाउन, फिजिकल एक्टिविटी सच एज वॉकिंग, स्विमिंग। एक्सरसाइज से मुराद अगर जिस्म को मजबूत बनाने के लिए चंद मखसूस किस्म की वर्जिशें हों तो इसे काउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जमा बन जाती है। यानी कि एक्सरसाइज से मुराद अगर जिस्म को मजबूत बनाने के लिए चंद मखसूस वर्जिशें हों
तो उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। अगर इसे अनकाउंटेबल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो इससे मुराद बेहतर चलना तैरना वगैरह होता है। इससे मुराद मखसूस वर्जिशें नहीं होती कि आप बैठे बैठे कोई काम कर रहे हैं तो चलते फिरते फिर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ये अनकाउंटेबल होगा, ये काउंटेबल नहीं होगा। लेकिन जब मखसूस वर्जिश हो जिससे जो है आपने जिस्म को मजबूत, जैसे कि वेट लिफ्टिंग होता है, मखसूस वर्जिश है, तो इस तरह लॉन्ग रेस होता है, इस तरह ठीक है। आपने क्या करना है कि ये कौन सी बनेगी, ये काउंटेबल बनेगी, और अनकाउंटेबल होती है जो वैसे आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं। अब ये देखो पहला सेंटेंस है, बिफोर ब्रेकफास्ट आई डू एक्सरसाइज एंड देन हैव अ शॉवर। इनकरेक्ट है, बिफोर ब्रेकफास्ट आई डू सम एक्सरसाइज एंड देन हैव अ शॉवर, कि एक्सरसाइज नाश्ते से पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ एक्सरसाइज करता हूँ और क्या करता हूँ, फिर उसके बाद शावर लेता हूँ। आई एडवाइज यू टेक एज मैनी एक्सरसाइजेज एज यू कैन आएगा, यूर कैन इनकरेक्ट है। आई एडवाइज यू टू टेक एज मच एक्सरसाइज एज यू कैन, ठीक है ना। आप जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं करें, आप कर सकते हैं उतनी करें। तो मैनी यहां पर क्या है, काउंटेबल नाउन के साथ आता है, और मच जो है इनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। आई एडवाइज यू टू एक्सरसाइज एज मच एज यू कैन, ये भी करेक्ट है। देखिए एक्सरसाइज काउंटेबल नाउन, अ मूवमेंट और सेट ऑफ मूवमेंट्स दैट यू डू रेगुलरली टू कीप और मेक अ पार्ट ऑफ योर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, के रोजाना कोई वर्जिश करते हैं जिससे क्या होता है कि आप अपने जिस्म को मजबूत रखना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, वो काउंटेबल होगा। और वो वैसे हफ्ते में एक दो बार आप लॉन्ग वॉक पे चले जाते हैं या वॉक पे स्विमिंग कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, ये अनकाउंटेबल होगा। अब है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है तवक्को, इसके साथ होता है होप, उम्मीद करना। आई एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू कम टू द पार्टी, मैं तवक्को करता हूं या मेरा मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि आप पार्टी में जरूर आएंगे, तो फिर ये आएगा आई होप दैट यू विल बी एबल टू कम टू द पार्टी। और होप क्या होता है, देखिए होप होता है, आप देख लें, एक्सपेक्ट उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपका अंदाजा हो कि कोई शे रूनमा होने वाली है, इसके रूनमा होने की तवक्को है। जबकि होप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी खुशी का इजहार करते हैं, यानी कि एक्सपेक्ट इम्कान के लिए, और होप जो है ना खुशी या इजहार या तमन्ना के लिए। जैसे कि बारिश होने वाली है, हम उसकी तवक्को कर सकते हैं कि इम्कान है। और होप क्या होता है कि मैं ख्वाहिश करता हूं कि आज काश बारिश आ जाए, तो ये होप होगी, ये उम्मीद होगी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी ड्राइविंग करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप को सेफ तरीके से ले जाएंगे, तो ये होती है उम्मीद। अब देखिए इंग्लिश देख ले, यूज एक्सपेक्ट व्हेन यू हैव अ रीजन फॉर थिंकिंग दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, जब आप सोचते हैं कि कोई चीज रीजन है, रीजनेबल है और वाकई होने वाली है, तो एक्सपेक्ट इस्तेमाल करते हैं। हर हस्बैंड डज नॉट लाइक ट्रैवलिंग सो आई एक्सपेक्ट शी विल कम ऑन हर ओन, कि उसका हस्बैंड जो है ना वो ट्रैवलिंग को नापसंद करता है, तो आई एक्सपेक्ट मैं तवक्को करता हूँ शी विल कम, वो आ जाएगी, ऑन हर ओन, खुद अपने तरीके से आ जाएगी, वो तवक्को करता है, उसे उम्मीद है, यानी कि एक एक्सपेक्ट की है, इम्कान है कि वो खुद आ जाए, उसके जो हस्बैंड है ट्रैवलिंग पसंद नहीं करता। यूज होप टू एक्सप्रेस अ विश, आई होप यू हैव अ सेफ जर्नी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आप को बाहिफाजत ले जाएंगे, कि आपका सफर अच्छा हो। मैं खुशी का इजहार करता हूँ कि आप मतलब जैसे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इम्तिहान में पास कर जाते हैं, ये खुशी का इम्कान है, ठीक है ना। तो ये खुशी के लिए चीज इस्तेमाल होती है, उसे होप कहते हैं। और जो कोई तवक्को हो, कोई इम्कान हो किसी चीज के लिए, तो फिर क्या होता है, उसको एक्सपेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं फार। फार और लॉन्ग वे वही बात है, अब इसमें थोड़ा सा फर्क देख लें। मैंने पहले बताया था डिस्टेंस, लॉन्ग वे और फार, ये तीन लफ्ज हैं, आप देख लें। इसकी पहले उर्दू देख लेते हैं हम थोड़ी सी। फार आमतौर पर सवालिया और नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। मुस्बत फिक्रों में लॉन्ग वे इस्तेमाल करते हैं, अलबत्ता मुस्बत फिक्रों में फार को फ्रेजेज में इस्तेमाल करते हैं। अगर फ्रेज में आते फार अवे, अच्छा ये जो फार अवे है तो फिर क्या होगा, ये फ्रेज है, तो इसमें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसे इस्तेमाल करें फार को, वो नेगेटिव या इंट्रागेटिव सेंटेंस में आएगा। देखिए far is mainly used in questions and negative sentences. How far is it to be the station, यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है। लाहौर इज नॉट फार फ्रॉम साहिवाल, लाहौर साहिवाल से दूर नहीं है। आप देखो इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में फार का इस्तेमाल हुआ है।
इन अफर्मेटिव सेंटेंस मुस्बत जुमलों में पीपल यूजुअली से अ लॉन्ग वे, और लॉन्ग वे का मैंने एक और बताया था कि दो चीजों के दरमियान लॉन्ग वे लिखा जाता है, जैसे कि घर से स्कूल का डिस्टेंस, ये लॉन्ग वे आएगा। देयर हाउस इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम द टाउन सेंटर, टाउन सेंटर से उसका घर क्या है, लॉन्ग वे है, दूर है, इतना दूर है, हम कह सकते हैं दूर है या रास्ते में है, तो ऐसे कह सकते हैं। Far is used in affirmative sentence only when it appears in phrases such as too far. Too far का मतलब होता है बहुत दूर। नेगेटिव सेंटेंस में टू जो है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंस है। Quite far बहुत दूर, ज्यादा दूर, far away दूर। I suggest you take the bus, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि बस ले लो। It is too far to walk, ये बहुत दूर का फासला है कि तुम पैदल इसको तय नहीं कर पाओगे। टू जब लेके जाए ना, इसका मतलब है कि इतना दूर है कि आप पैदल नहीं तय कर पाओगे, ठीक है। फार का मतलब क्या होता है, दूर, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में या फ्रेजेस में। और लॉन्ग वे होता है दो चीजों के दरमियान का फासला, और लॉन्ग डिस्टेंस होता है जब आप क्या करते हैं, कोई फासला तय करते हैं लेकिन फिर कोई इसके अंदर वो ना हो, इसके अंदर आप कह लें कि कोई कंपैरिजन ना हो कि आप लॉन्ग डिस्टेंस से लॉन्ग वे पे चले जाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब होता है कि लंबा फासला तय कर लेते हैं, मुख्तसर ना। अब है फीवर, आई हैड अ कोल्ड एंड हैड अ हाई फीवर। आई हैड a cold and had a high temperature. When someone feels rather ill and their body is hotter than usual, they had a high temperature. देखो आम रूटीन से ज्यादा इंसान का दर्जा हरारत हो जाए तो फिर आपने हाई टेम्परेचर लगाना है, और जबकि फीवर नहीं लगाना। और ये याद रखिए, टेम्परेचर और फीवर में थोड़ा सा फर्क है। देख नीचे देखें, शी इज इन बेड विद अ हाई टेम्परेचर, तो ठीक है। A fever usually refers to a dangerously high body temperature or the disease that produces this. It seems as if the fever would shakes him into pieces. अब देखिए, ऐसा लगता है कि उसको इतना बुखार चढ़ गया कि उसके जिस्म को तोड़ देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। यानी कि फीवर कह सकते हैं कि इंतहा हद तक बंदा मर भी सकता है। और जबकि टेम्परेचर होता है कि हल्का फुल्का इंसान की थकावट की वजह से हो जाए तो टेम्परेचर फील होता है, इसे लाइट कहते हैं। आम रूटीन से ज्यादा दर्जा हरारत हो जाए इंसान के जिस्म का तो उसे हाई टेम्परेचर कहते हैं। जबकि जैसे कोल्ड या फ्लू की वजह से जो हो जाता है उसे टेम्परेचर कहते हैं। जबकि हाई फीवर का मतलब होता है बुखार, शिद्दत का बुखार, जान तोड़ बुखार, जैसे डेंगू होता है, डेंगू फीवर होता है, या आप कह सकते हैं कोरोना की वजह से आपको कोई मतलब मसला हो सकता है। फ्लू, नेक्स्ट है फ्लू। आई थिंक आई हैव कॉट अ फ्लू, आई थिंक आई हैव कॉट द फ्लू। फ्लू और द फ्लू, नॉट अ फ्लू। अब देखिए, फ्लू लिखें या द फ्लू, आपने अ फ्लू नहीं लिखना, यानी कि ए फ्लू लिखना गलत है, इनकरेक्ट है। फ्लू या द फ्लू लिखें। दे आर बोथ ऑफ वर्क विद फ्लू, दोनों दो बंदे दोनों छुट्टी पर हैं क्योंकि उनको क्या हुआ है, फ्लू हुआ है। विद फ्लू आएगा, द फ्लू आएगा, फ्लू आएगा तो अ फ्लू नहीं आएगा। काइंड ऑफ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंड ऑफ देख लें क्या होता है। आई इंजॉय ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट, आई इंजॉय ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट। देखिए भाई, काइंड क्या है, काइंड, सॉर्ट एंड टाइप, इन तीनों का मतलब होता है किस्म, किसी चीज की किस्म, अकसाम वगैरह को। काइंड, सॉर्ट, टाइप, अकसाम। और काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन है। आफ्टर मैनी, all these and other plural meaning use kind, sorts, types। देखिए, many आ जाए, all आ जाए, these आ जाए, या दूसरे बाकी जो वर्ड है जो मतलब 2, 3 यानी काउंटिंग जो वर्ड है तो प्लूरल मीनिंग रखते हैं, उनके साथ ये काइंड, सॉर्ट्स या टाइप्स लगाएंगे। These kinds of fruit do not grow in cold climate। इस किस्म के फ्रूट जो है ना वो ठंडे मौसम में नहीं उगते। Imprisonment is not a good way of reducing this kind of crimes। Incorrect है। Imprisonment is not a good way। Imprisonment एक अच्छा तरीका नहीं है of reducing this kind of crime। इस किस्म का जुर्म को कम करने के लिए कैद जो है ना एक अच्छा तरीका नहीं है। Imprisonment is not a good way of reducing these kinds of crime। ये भी करेक्ट है। अच्छा देखिए, these kinds of crime, this kind of crime, एक किस्म का हो तो दिस काइंड ऑफ क्राइम आएगा। ज्यादा किस्म के जराइम हो तो दीज काइंड ऑफ क्राइम्स आएगा।
अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको कन्फ्लिक्शन पेश आएगी, इसमें दो राय हैं, इसके बारे में देख लें क्या है। काइंड और सॉर्ट और टाइप ऑफ सिंगुलर फॉर्म। देखो अगर काइंड सॉर्ट या टाइप आ जाए तो इसके साथ सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे, किसकी, नाउन की। दिस काइंड ऑफ एनवेलप, जैसे कि दिस, अब ये क्या हो गया, ये एक सिंगुलर है, काइंड आ गया, ऑफ एनवेलप ये सिंगुलर आ गया, वर्ब ये नाउन। लेकिन अगर आ जाए काइंड सॉर्ट्स टाइप्स ऑफ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, अब वो कहते हैं कि काइंड सॉर्ट्स टाइप्स ऑफ आ जाए तो इसके साथ सिंगुलर लफ्ज भी आ सकता है या नाउन आ सकता है और प्लूरल नाउन भी आ सकता है। जैसे दीज काइंड्स ऑफ एनवेलप्स ये भी दुरुस्त है, दीज काइंड्स ऑफ एनवेलप ये भी दुरुस्त है। दैट आफ्टर काइंड्स सॉर्ट्स टाइप्स ऑफ प्लूरल फॉर्म सम केयरफुल राइटर्स प्रेफर अ सिंगुलर फॉर्म। इसमें यह कहता है कि कुछ राइटर जो बहुत मोहतात रखते हैं इसके इस्तेमाल में, मोहतात या केयरफुल होते हैं इस मामले में, तो कहते हैं कि काइंड्स या सॉर्ट्स या टाइप्स ये अब ये प्लूरल फॉर्म है, तो इसके साथ हमेशा वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल करें, यानी कि नाउन को आप सिंगुलर लिखें, ठीक है ना, नाउन को आप क्या लिखें, सिंगुलर लिखें। जैसे कि दीज काइंड्स ऑफ एनवेलप, दीज काइंड्स ऑफ एनवेलप्स ये भी दुरुस्त है, पर दोनों तरीके से दुरुस्त है। आपने इसको काइंड को ध्यान रखना है कि अगर एक किस्म को या ज्यादा किस्म का, अगर एक किस्म को तो दिस काइंड, ज्यादा किस्म को तो दीज काइंड्स, ये बात आपने याद रखनी है। आगे जो नाउन है वो प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी, जो ज्यादा केयरफुल है वो इसको सिंगुलर को प्रेफर करते हैं। अब आ जाता है हायर और रेंट। हायर और रेंट में क्या फर्क है, पहले इसकी थोड़ी सी उर्दू पढ़ लेते हैं, देख लें। हायर से मुराद आम अशिया की, आम इस्तेमाल की अशिया, मसलन सूट, बाईसाइकिल या मीटिंग हॉल वगैरह को आर्थिक तौर पर पेमेंट करके थोड़े अरसे के लिए लेना, पेमेंट एक ही किस्त में की जाती है। यानी कि हायर करना, जैसे कि आप शादी हॉल बुक कर लेते हैं या हायर कर लेते हैं तो फिर वो एक आर्थिक तौर पर होता है और आप एक किस्त में उसको पेमेंट दे देते हैं। रेंट से मुराद है किसी दुकान, मकान, टेलीविजन सेट वगैरह को ज्यादा अरसे के लिए हासिल करना, पेमेंट मुख्तलिफ किस्तों में भी अदा की जाती है। आप देखिए, आप दुकान रहते हैं, दुकान आपने बनानी है, चलानी है, तो फिर क्या होगा, आप मंथली उसकी इंस्टॉलमेंट देंगे या पेमेंट करेंगे तो किस्तों में देंगे, तो फिर वो काफी अरसे आपके पास रहेगी, तो वो रेंट पे होगी। इस तरह आपने हायर करना है 1-2 घंटे के लिए, एक दिन के लिए, आप जैसे कि शादी हाल आप देखो, शादी हाल मुकम्मल तौर पर नहीं लेंगे लेकिन रेंट पे लेंगे, तो फिर आगे क्या होगा, वो काफी अरसा आपके पास रहेगी। हायर का मतलब होता है 2-4 घंटे के लिए, एक दिन के लिए उसको हायर कर लेते हैं, एक वक्त के लिए। इस तरह एक कार है, बाईसाइकिल है, या किसी चीज को आप हायर कर देते हैं, अपनी जरूरत पूरी करके उसको क्या करते हैं, उसको पेमेंट कर देते हैं और वो अपनी राह और आप अपनी राह पे चल जाते हैं। इस तरह रेंट जो है ना, रेंट एक मुस्तकिल चीज है। इसमें यह होता है कि आपने एक मुआहदा लिख लिया और क्या हुआ कि आपने मंथली इसकी या वीकली या जिस तरह भी होगी किस्तों में आपने पेमेंट करनी है, और इसके साथ ही क्या होगा कि वो आपने काफी अरसा वो चीज आपके पास रहती है, उसे क्या कहते हैं, रेंट। अब देख लें, अब हम इसको देख लेते हैं, इसके सेंटेंस। हायर, आई एम हायरिंग अ स्मॉल हाउस नियर द यूनिवर्सिटी, आई एम रेंटिंग अ स्मॉल हाउस नियर द यूनिवर्सिटी। लेकिन यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट बन के जाते हैं तो क्या होगा, आप रेंट पे लेंगे, हायर पे लेंगे। हायर में तो ये होगा ना कि आपने एक दिन के लिए ले लिया, जो रेंट पे तो यह है कि आपने अपना सेशन कंप्लीट करना है, आप सेशन कंप्लीट करने के बाद उसको छोड़ेंगे तो रेंट आएगा। इन ब्रिटिश इंग्लिश, यू हायर अ सूट, मीटिंग हॉल, बाईसाइकिल, फिशिंग रॉड। फिशिंग रॉड का मतलब मछली पकड़ने वाली डोरी। यू ऑब्टेन दीज थिंग्स फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है हायर, बाय मेकिंग अ सिंगल पेमेंट, सिंगल पेमेंट होती है इसकी। यू रेंट अ हाउस, शॉप, अपार्टमेंट, टेलीविजन यूजुअली फॉर अ लॉन्गर पीरियड बाय मेकिंग अ सीरीज ऑफ पेमेंट। क्या होता है फिर, किस्तों के जरिए सीरीज ऑफ पेमेंट, और लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। इन अमेरिकन इंग्लिश, यू ऑलवेज रेंट समथिंग नॉट हायर रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इट इज और लेंथ ऑफ अरेंजमेंट। और अमेरिकन इंग्लिश में इसको रेंट इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप 1 घंटे के लिए ले, चाहे 1 दिन के लिए ले, चाहे 10 दिन के लिए ले, चाहे 10 साल के लिए, रेंट ही का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। क्योंकि हम ब्रिटिश इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए, ब्रिटिश के लिए आपने क्या करना है, तो शॉर्ट पीरियड के लिए हायरिंग और लॉन्ग पीरियड के लिए आप रेंटिंग या रेंट आएगा, ठीक है। मैरिज, मैरिज क्या होता है, व्हाई डिडंट यू इनवाइट मी टू योर मैरिज, आपने मुझे अपनी शादी में इनवाइट क्यों नहीं किया।
व्हाई डिड नॉट यू इनवाइट मी टू योर वेडिंग। अब वेडिंग, यहां पर वेडिंग आया है और मैरिज, दो चीजें हैं। अब देखो वेडिंग दुरुस्त लिखा है इसने, मैरिज इनकरेक्ट लिखा है। अब देखो निकाह की जो रस्म, अब देखिए मजहबी तकरीब यानी निकाह की रस्म जिसमें मर्द और औरत को मियां बीवी बनाया जाता है उसे कहते हैं मैरिज, कि जिसमें एक मजहबी तकरीब होती है, उसमें आप निकाह की मतलब मजहबी तकरीब में क्या होता है कि एक मियां बीवी, दो निकाह, एक मतलब मौलवी, ये एक रस्म हो गई, तकरीब हो गई यानी कि मजहबी तकरीब। उसमें एक लड़के और लड़की को मियां बीवी बनाया जाता है या एक औरत मर्द को मियां बीवी बनाया जाता है, उसे मैरिज कहते हैं। जबकि वेडिंग जो होती है वो निकाह की रस्म के सिलसिले में जो तकरीब मुनक्कद की जाती है, जैसे शादी हाल बुक कर लिया आपने, दोस्तों को बुलाया, तो उसको वेडिंग सेरेमनी या और दावत बुलाने के लिए वेडिंग इनविटेशन कहते हैं। मैरिज इनविटेशन नहीं होता, वेडिंग इनविटेशन होता है। अब समझ आ गई कि एक मर्द औरत को निकाह करके मियां बीवी बनाने की जो एक मजहबी तकरीब होती है छोटी सी, उसको क्या कहते हैं, वो होती है मैरिज, शादी हो गई। और जब आप वेडिंग सेरेमनी करेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ी तकरीब होगी। आप जो निकाह के मामले में, वो निकाह के मामले में होगी, निकाह की वजह से आपने तकरीब रखी है, तो फिर क्या होगा कि फिर इसको क्या कहते हैं, वेडिंग सेरेमनी कहते हैं। जैसे वलीमा वगैरह हो गया, या फिर आप कोई बहुत बड़ा शादी हाल बुक कर लेते हैं, उसको कहते हैं वेडिंग इनविटेशन या वेडिंग सेरेमनी। अब आ जाते हैं मिनट। लफ्ज मिनट जो है कहां इस्तेमाल करते हैं। द ट्रेन अराइव्ड एट एग्जैक्टली 12 past 3। The train arrived at exactly 12 minutes past 3. When telling the time, minutes must be used after all number except 5, 10, 20 and 21. अब देखो यहां पर एक लफ्ज है, अब आपको समझ आ जाएगी कि वक्त को लिखते वक्त तमाम 5, 10, 15, 5, 10, 20, 25 मिनट को मिनट के लफ्ज के बगैर लिखे, बाकी आदाद के साथ मिनट्स का लफ्ज लिखे। जैसे कि आप देखो इट इज 20 past 10, ये करेक्ट है कि 10:20 हो चुके हैं। लेकिन हमने पढ़ा है एक सेंटेंस, वो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ट्रेन जो है वो 12 minutes past 3 के 3:12 पे पहुंची। जब आप 12 लिखेंगे ना, 12 तो उसके साथ मिनट्स का लफ्ज आएगा। जबकि आप लिखेंगे वो के 5:20 पे पहुंची, तो फिर आप उसके लिए क्या लिखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ वो वक्त लिखेंगे, उसके साथ मिनट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जैसे देखिए इट इज 20 past 10 के 10:20 हो चुके हैं, इसलिए यहां पर मिनट का लफ्ज नहीं लिखेंगे, लेकिन पढ़ा जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि 10:20। जैसे कोई पूछता है क्या वक्त है, 10:20 हो गए हैं। जबकि 21 मिनट होगा ना, तो ये हो जाएगा इट इज 21 minutes past 10 कि 10:21 हो चुके हैं। ऐसे जब मिनट से लिखेंगे तब एग्जैक्ट फिगर नहीं होगा। अब आ जाते हैं मिस्टर। अभी 4 वर्ड होते हैं, मिस्टर, मिसिज, मिस, MISS मिस और MS मिस। तो फर्स्ट नेम और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सरनेम आता है। अब देखो मिस्टर हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होता है, जो गैर शादीशुदा मेल हो, यानी कि लड़का या मत कह सकते हैं। मिसिस कहते हैं जो शादीशुदा औरत हो, मिस कहते हैं जो गैर शादीशुदा हो, और मिस कहते हैं कि जिसके बारे में इल्म ना हो कि ये शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। आवर इंग्लिश टीचर इज कॉल्ड मिस्टर जॉन। आवर इंग्लिश टीचर इज कॉल्ड मिस्टर जॉन स्मिथ। अब देखिए स्मिथ ये कास्ट का नाम है, यानी कि आप देखिए कुनियत है। सरनेम किसे कहते हैं, याद रखिए सरनेम होता है कुनियत, यानी कि फैमिली नेम। जैसे कि गुज्जर, हम अपनी इसमें अगर पाकिस्तानी लैंग्वेज में देखें, गुज्जर, राजपूत, अच्छा सिंधी, या मतलब कोई और जो भी जात का नाम है, सरनेम हो, जो फैमिली नेम हो, उसके साथ हम इस्तेमाल करते। तो मिस्टर, जैसे हम कह देते मिस्टर बाजवा, मिस्टर राना, मिस्टर सैयद, मिस्टर राजपूत। अब ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिस्टर के साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप इसके साथ सरनेम भी लिख सकते हैं, और फिर क्या इसका नाम भी लिख सकते हैं। अब देखिए डेयर के साथ सिर्फ सरनेम लिखिए, देखिए डेयर बाजवा, डेयर राजपूत,